जेनजी वालों आपके लिए आने वाला है ये, आपने देखना है, बड़े कोर्स है। हायरार्की ये होता है कि आपके रोल्स हैं ठीक है। और वो रोल्स आपको मिले हैं आपकी काबिलियत की वजह से, और आपने उनके ऊपर इंटरेस्ट शो किया, आपने compete किया, आपने क्वालिफाई किया, और यू आर डेजिग्नेटेड विद अ पर्टिकुलर रोल। ये दिस इज़ अ वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेमस टॉक के जो कंसिस्टेंसी है या जो डिसिप्लिन है, दैट बीट्स टैलेंट। उसका एक स्लोगन होता था, नॉलेज कैंसल्स फियर। बाद में खैर चेंज हो गया था, वो चेंज वाले को हम नहीं देखते, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि आप नॉलेज जब आपको ज़्यादा होती है ना, उतना आपका जो शऊर बढ़ता जाता है, आपका फियर उतना कम होता जाता है। अच्छा जी, फिर अल्टीमेटली हमने क्या हाइपोथेसिस क्या बना लिया जी, जो जेन जी हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये जो आपकी जनरेशन है, इसको किसी एक स्पेसिफिक डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो एलएलबी करेगा तो वो उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन फलां के तहत इसने अगर ये किया तो उसको ये सज़ा हुकूमत दे देगी। ये जो रील्स की आपने बात की कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट ओरिएंटेड हो चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर बॉय शिराज वहीद मलिक एंड वी आर इन आवर होम अवे फ्रॉम होम, द मसाला माइक पॉडकास्ट। आज फाइनली वो वक्त आ गया है जिसकी मैं हमेशा बात करता था कि मैंने एक सीज़न का फिनाले करना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मोड़ तक लेके आऊँगा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने स्टार्ट सिर्फ एक हॉबी किया था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आज के अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जो कि एक गुजरात की वेल नोन पर्सनैलिटी है। गुजरात मेरा अपना शहर भी है और दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं इनको अपने शो पे बुला रहा हूँ। ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ऑयस्टर फाउंडेशन, मिस्टर अब्दुल रऊफ़। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ भाई, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच शिराज, इट इज़ एन ऑनर फॉर मी। आपने मुझे बहुत इज्जत दी है यहाँ पे बुला के, और थैंक यू सो वेरी मच। नहीं सर, दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी कि आप मेरी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं और फिनाले के मौके पे आ रहे हैं। लाइकवाइज सर, लाइकवाइज। मैं बस यही चाहता था कि हो। एनीवेज़, स्टार्ट में मैं हर एक बंदे से ये एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि रऊफ़ भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी एक बुक में लिखी जा रही है और उसका पहला पेज उसकी समरी होगी। उस बुक का नाम आपके हिसाब से क्या होगा और वो बुक की समरी में क्या होगा? आपकी लाइफ़ क्या है? हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। अ वेरी टफ क्वेश्चन एट द वेरी बिगिनिंग। मेरा ख्याल ये है कि आई एम नॉट इंडल्जिंग इन सेल्फ प्रेज़, बट मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई बुक हो, अभी उसकी समरी तो मतलब आई कैन नॉट टेल यू, बट जो उसके अंदर कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, दोज़ वुड बी कंसिस्टेंसी, मे बी सो कॉल्ड डिसिप्लिन as a helping verb, but the major key word would be in the summary of a book written on me would be consistency. आपका क्या ख़्याल है कि कंसिस्टेंसी जो वर्ड है, ये एक इंसान के सक्सेस में कितना रोल प्ले करता है? क्या आप टैलेंट से जीत सकते हैं? ये सवाल मैंने एंड पे करना था, लेकिन आपने मेंशन किया है, तो मैं उस पे थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप बताएँ। So my point of view is कि जो है ना, consistency beats talent. मतलब ये है कि टैलेंट अगर घर बैठा रह जाए, बोले कि मेरे पास तो बहुत टैलेंट है, मैं कर लूँगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। Never, never, लेकिन never. अगर आप उसके साथ थोड़ी-सी Listen, कंसिस्टेंसी भी ऐड कर दें। see, exceptions are always there, ठीक है? ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एक जो जनरल रूल होता है, जो थंब रूल होता है किसी भी चीज़ के उसके पेराए में उसको तय करने का, तो दिस इज़ माय वेरी हम्बल ऑब्जर्वेशन। जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा वेटेज रखती है इंस्टेड ऑफ द टैलेंट। ठीक है। मुझे ये लगता है। सही है। अच्छा, अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, आपके प्रोफ़ेशन के बारे में बात करेंगे। चलें, हमें आप ये बताएँ कि आप इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का एक दिन कैसा दिखता है? देखें, इट इज़ अ स्टेप वाइज़ प्रोसीजर कि आज मेरा दिन कैसा गुज़रता है, आज से 6 महीने पहला मेरा दिन कैसा गुज़रता था, आज से 6 साल पहले कैसा गुज़रता था। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। मतलब मेरी कमिटमेंट्स और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत बढ़ी हैं। और जो आपने पहले सवाल किया कि मेरा दिन कैसे गुज़रता है, तो आज से 6 महीने पहले और तरह था। अब मतलब आई मेंटेन अ डायरी, आई नोट डाउन एवरी टास्क्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, और मैं उसको ये करता हूँ। मेरी मेरी एक रूटीन है
कि दैट आई नोट डाउन एवरीथिंग, जर्नल। मैं कर सकूं या ना कर सकूं उसको मैंने अगले दिन पे चढ़ाना ज़रूर है। दिस इज़ माय होमवर्क कि इफ़ आई एम एबल टू डू दिस वर्क दिस टास्क, ठीक है, उसको टिक कर दिया, नहीं तो इट विल ट्रेवल इनटू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट डेट। दैट्स सो इफ़ यू आर कीपिंग द लूप ऑफ द थिंग्स, अल्टीमेटली 365 दिन बाद जब डायरी क्लोज करने लगेंगे, यार मतलब दिस इज़ पिटी एंड शेम ऑन मी कि मैं 365 दिन से ये काम ही नहीं कर पाया। नहीं कर, अल्टीमेटली आप इसको कर पाते हैं। दिस इज़ आप कह थोड़ा सकते सा आप हैं सेल्फ गिल्ट बिल्ड होता है सेल्फ उसी से। सेल्फ डिस्कवर्ड है क्या एक किसी भी काम को करने का। ठीक तो है। दिस इज़ माय अनवर्दी इंट्रोडक्शन, कोई ख़ास नहीं है, देयर इज़ नो सच हाई थिंग जिसको आप प्रेज़ करें, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी एज़ अ पॉडकास्टर ऑफ गुजरात, बिकॉज़ आपने ओएस्टर डिजिटल फाउंडेशन को मेंशन किया था, तो वो सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ है, एवरीवन कैन सी दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। Sir, you truly deserve this, and it is likewise an honor for the ODF as well. थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनीवेज़, आपने लॉ के बारे में भी बात की, अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लॉ जो है, अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं लॉ करूँगा तो मेरा नज़रिया काफ़ी हद तक बदल जाएगा। इंसान के नज़रिए को बदल देता है, इंसान जैसे चीज़ों को देखता है वो सब चीज़ों को बदल देता है, तो व्हाई लॉ? By law, छोटी सी बात है, मतलब दिस इज़ नॉट अ कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, अभी देखें ये जो आपकी जनरेशन है, ये इट इज़ मोर ग्रूम्ड एंड वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स। पहले ये होता था कि आपको लॉ करना पड़ेगा, आप लॉ करेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स का पता चलेगा, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दी रेगुलेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, सिटी के, डिसिप्लिन के, लैंड लॉज के, लोकल गवर्नमेंट्स के लॉज का पता चलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो आपकी जनरेशन है, इसको किसी एक स्पेसिफिक डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो एलएलबी करेगा तो वो उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन फलां के तहत इसने अगर ये किया तो उसको ये सज़ा हुकूमत दे देगी, ठीक है। या जो भी अथॉरिटी है वो दे देगी। आपको चीज़ों का पता है, चीज़ें एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अ, आप जब एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हैं, यू फ़ील प्राउड। जब आप मतलब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के या किसी भी बार काउंसिल ऑफ द प्रोविंस के मेंबर होते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स आप उसका ख़्याल करते हैं, आप उसकी प्रेस्टीज का ख़्याल करते हैं, आप उसकी रेपुटेशन का ख़्याल करते हैं। मतलब मेरा ये ख़्याल है कि मतलब दिस इज़ नॉट अबाउट कि बहुत बड़ी कोई ये एक्सप्रेशन नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाए ना आपको लॉ करने से, वो ये होगा कि आपको यू नो द लॉज़, द रिटन लॉज़, और उसके बाद आपको पता है कि दीज़ आर द बाउंड्रीज़ फॉर माय ओन सेल्फ। इसके अंदर मैंने रह के तो मैंने परफ़ॉर्म करना है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ। ठीक है। सारी डिग्रीज़ रिस्पेक्टेड हैं, इंजीनियर्स आर डूइंग देयर वर्क, लॉयर्स आर डूइंग देयर वर्क, एंड लाइकवाइज़ देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज़, सो मैनी फ़ील्ड्स, आईटी एंड ऑल दैट, आई एम मिसिंग दीज़ एआई। सही है। तो वो सारे डिसिप्लिन्स अपना-अपना काम कर रहे हैं। वो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री में ना, एक लॉयर होना और एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना जो मैं हूँ या फिर कोई और भी डिग्री हो जाए, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखता है। ये एक इंसान की वैल्यू को चेंज कर देता है, और ये एक इंसान के अपना जो है कि अपने अंदर एक इंसान में आ जाता है ना कि मैं तो ये चीज़ हूँ। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहूँगा। जो फ़ेमस लाहौर का ये इंसिडेंट था, वो डॉक्टर्स वर्सेस लॉयर्स। लॉयर्स। हुँ। यस। तो इसमें अब हुआ क्या था कि दोनों की अपनी-अपनी लड़ाई थी। मुझे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उस इंसिडेंट के बारे की, लेकिन ये था कि डॉक्टर्स भी अपने आप को एक समझते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ मैं, लॉयर्स भी समझते हैं। फिर आप ले लें, यहाँ पे रजब भट्ट वाला इंसिडेंट हो गया लॉयर्स के साथ। मुझे नहीं पता कौन गलत है, कौन सही है, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है लॉयर होना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जितना ये लगता है ना लोगों को कि लॉयर्स जो हैं वो देखें वो कुछ भी कर सकते हैं या उनके पास एक्स्ट्रा परमिशंस हैं चीज़ों को करने की, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऑल्दो सोशल इम्प्रेशन उस वक़्त मौके पे कोई और जाता है, बट द बार काउंसिल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, देयर इज़ लीगल एथिक्स, कैनन्स ऑफ द एथिक्स, आप चीज़ों को देखते हैं। आपके ऊपर रेगुलेशन बॉडीज़ हैं, वो दे टेक एक्शंस, दे इंक्वायर अबाउट द थिंग्स एंड द इंसिडेंट्स, एंड यू आर
punished if you are found guilty. So this is not like this कि वो बस एक बाहर बना हुआ है, न्यूज़ पे हाँ बना हुआ है कि हाँ लॉयर ये है, लॉयर वो है। देखें मतलब मैं if I am representing lawyers, I would not take any harm on their name, but I would like to clarify, I would like to thank you for giving me this opportunity to clear this to the public, कि ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है, डॉक्टर्स आर वेरी रिस्पेक्टेड, दे आर लाइफ सेवर्स, उनका इंस्टेंट काम है, बट द लॉयर्स आर also the life savers, the protector of your rights, ऑफ कोर्स। protector of your आपकी कुछ मिस चीज़ होती है या कुछ इस तरह का कोई है, तो दे आर देयर। मसला ये है कि मैंने आपको पहले कहा एक्सेप्शंस आर देयर। अच्छे और बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में हैं। तो किसी 1-2 एग्ज़ाम्पल्स को कोट करने से अगर हम ये कहेंगे वो पूरी कम्युनिटी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा ये इम्प्रेशन है, बट द पीपल फ्रॉम योर एज, जो लॉयर्स दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द लॉ कॉलेजेस, दे आर बीइंग ग्रेजुएटेड, दे आर वेरी ब्रिलियंट। इफ यू सी देम टॉकिंग इन द कोर्ट्स, आप सर पकड़ के बैठ जाएँगे। मतलब दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे हैव वॉच्ड द सीज़न्स। मतलब हमें तो हमारी दफ़ा तो इतना ज़्यादा एक्सेस टू नहीं था टू द नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट, लेकिन हाँ, अभी तो आप लोगों के तो पास पासवर्ड एग्ज़ैक्टली। सारी आईडीज़ शेयर्ड होती हैं। तो मत ये चीज़ें आपने सीज़न्स देखे हुए हैं, बहुत फ़ेमस सीज़न हैं। मतलब आपकी नेश अभी इस वक़्त जो लॉयर्स आ रहे हैं, मतलब लॉयर्स और एडवोकेट का फ़र्क ये है कि द गाय हू हैज़ जस्ट ग्रेजुएटेड एंड द एडवोकेट हू हैज़ ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस ऑफ द प्रैक्टिस। तो जो लॉयर्स आ रहे हैं लॉ कॉलेजेस से ग्रेजुएट होने के बाद, दे आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर बिहेविंग वेरी ग्रेशियसली इन द कोर्ट्स, और दे आर इंस्पायरिंग जजेस, इवन के अभी वो जजेस भी बहुत अच्छे तरीके से उनको वो वेलकम कर रहे हैं। एंड अगर आपका कभी इंटरेक्शन हो कोर्ट्स में या यंग लॉयर्स के साथ, तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। दे आर फार अवे। कोई भी जो इस जनरेशन का बच्चा है, जिस तरह वो लड़ाई और इन आवाज़ारियों से दूर भागता है, हाँ जी। वो भी वही जनरेशन है, उधर भी है। इसी तरह आप बात करते हैं जी, वो इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। तो मैं ये बाकी सारे इदारों में भी, इवन के पुलिस में भी जो लोग आ रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर, एएसआईज़ एंड द एएसपीज़, जो सीएसएस करके लोग आ रहे हैं, किसी भी इदारे में जो लोग आ रहे हैं, वो इस जनरेशन से हैं, तो वो इसके जो अपने फंडामेंटल ट्रेट्स हैं, वो लेके आ रहे हैं। ठीक है। सो ये एक इमेज है बिल्ट हुआ हुआ, जो है कुछ गलत भी होता रहा होगा, चीज़ें ख़राब भी होती रही होंगी। सम टाइम ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं, वो किसी बुरी चीज़ के ऊपर भी स्टांस लेके आमने-सामने होती होंगी। देखिए कुछ मैं मतलब जितनी मर्ज़ी क्लैरिफ़िकेशन की कोशिश करूँ, जो चीज़ें ओपन हैं, आज से पहले हुई हुई हैं, वो हुई हुई हैं, दे आर देयर। तो लेकिन मुझे व्हाट आई सी कि अब चीज़ें वैसी नहीं हैं। सही है। सारे लोगों को पता है फंडामेंटल राइट्स का, इंजीनियर्स को भी पता है यस। कि प्राइवेसी क्या है, चीज़ें क्या हैं। फिर जो अवेयरनेस की वीडियोस बहुत आती हैं, मटेरियल बहुत आता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो मीडियम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का, अदर देन द लॉयर्स, के भाई अगर उसको कवानीन का पता है ना, कि पुलिस वाला या कोई भी एनीबॉडी फ्रॉम एनी इदारा वो आके बोले आप ये नहीं कर सकते, तो अगर वो गलत है तो, और वो अब वो वाला लॉ सिर्फ वकीलों को नहीं, बाकियों को भी बेसिकली ये है कि पब्लिक जो है हमारी एजुकेट हो चुकी हुई है। ये इवन मैंने बाहर भी देखा है, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने बाहर भी देखा है कि लोगों को अब एजुकेशन है। कोई भी बंदा केस आगे कर देता है तो आगे आगे बंदा अपनी रिसर्च करके कहता है नहीं नहीं ये तो कोई मसला नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, बिकॉज़ ये उस लॉ में है ही नहीं जिस चीज़ से वो बंदा मुझे डराना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम अब इस टॉपिक से थोड़ा-सा मूव ऑन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हू और व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ? अच्छा ये ना ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बताऊँ, मतलब ये कोई एकदम होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है? ऐसे ही है। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि ये मैंने एक फ़िल्म देखी तो मुझे मोटिवेशन आ गई, मैंने किताब पढ़ी मुझे मोटिवेशन आ गई तो मैंने दौड़ लगा दी। होता होगा, चीज़ें होती हैं, बट ये फिर भी टाइम के साथ गोल्स बनते हैं। मतलब गोल्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि, मुझे ये लगता है, दिस इज़ माय वेरी हम्बल व्यू, कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक बहुत बड़ा गोल बना लिया और वो आप जा रहे हैं। ये फ़िल्म या किताब उस तरह का सीन नहीं है। ठीक है। बट इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स हैं। एक मेरे जानने वाले बहुत अच्छे भाई हैं, हिज़ नेम इज़ मिस्टर ज़फ़ील, और ही सर्व इन इसमें किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में वो नौकरी ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग माय टीनेज ही वाज़ पोस्टेड इन गुजरात। सही है। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ।
आई वाज वेरी वीक, स्टिल आई एम वेरी वीक एट लर्निंग, आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, और उसके बाद माय ग्रेड्स आर वेरी बैड इन माय एकेडमिक्स, और इस तरह मतलब आई डोंट थिंक ग्रेड्स डिफाइन यू। बट स्टिल एक डेफिनेशन तो बनी हुई है इस दुनिया वो में, एक वो तकाजा तो है, मतलब डॉक्टर आपको मैं बताऊँ ये चीज़ बदल रही है। मैं पहले ये था कि इसको तो मार्क्स इतने करने हैं, इसने कुछ कर ही नहीं पाना। यू आर राइट। अब बदल रही है, अब की जो है पब्लिक एजुकेट हो रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हो सकता है साइंसेज़ में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कोई और चीज़ मुझे अच्छी लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इट इज़ अ डिबेटेबल, आप उधर भी बात कर सकते हैं। बीइंग लॉयर मैं इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अगर मैंने उस चीज़ को डिफेंड करना है जी, नंबर काम करते हैं, तो फिर मैं वो करूँगा। अगर एक मैंने ये डिफेंड करना है कि नहीं जी, आप कुछ भी हो, आप बेशक पढ़े लिखे ना हो, तो वो भी करना है। इट इज़ अ डिबेटेबल, बट यू आर आल्सो राइट बिकॉज़ यू आर फ्रॉम दिस एज, दिस एरा। तो वो मिस्टर ज़फ़ील वाज़ पोस्टेड हियर इन गुजरात। ठीक है, ही हैज़ सीन माय डूइंग्स इन एजुकेशन, वो डिग्रीज़, ग्रेड्स सारा। सही है। तो आई सेल्डम फाइंड हिम कि वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा पढ़ो, किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, मतलब वो। तो बट मेंटोरशिप का मुझे तब पता चला, इट इज़ बैक देन 2012। तो फिर मुझे पता चला। तो देन मेरे एक और दोस्त हैं, उनका नाम हमाद है, वो भी लाइक टीचर हैं, और इस तरह मतलब दीज दीज गाइज आर द इंस्पिरेशन। मतलब अब आपने ये बात की कि किसने आपको इंस्पायर कर दिया, ठीक देयर आर सो मैनी स्टेप्स एंड थिंग्स जिसके ऊपर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि मिस्टर ज़फ़ील, मैं आपसे ना सर, मैं आपसे इन चीज़ों में बेहतर हूँ। या वो खुद भी कहते हैं कि सर आप मतलब आपको पता ही नहीं है सर, इस तरह कह रहे हैं। तो मतलब दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज़ अबाउट इंस्पिरेशन जो है आप लोगों की तकरीरों से ले लेते हैं, लोगों की ऐसा ही बातों है। से लेते हैं। बट कोई एक मुझे ये लगता है कि द गाय हु हैज़ शोन मी और इंट्रोड्यूस्ड मी विद द पाथ, कि भई आपने सीखना है, और कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ना भी है और सीखना भी है। दे दीज़ थिंग्स आर एक्जिस्टिंग। तो आप इसको देखें, तो वो आई नेम हिम। देन और भी आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम और भी मेरे बहुत से हैं। माय वेरी गुड फ्रेंड मिस्टर अदील, वो भी एक नौकरी करते हैं, तो वो भी मुझे सिखाते रहते हैं छोटी-छोटी चीज़ें, मैनर्स एंड ऑल दैट। तो बिगेस्ट जो मैं इस चीज़ को अगर स्पेसिफ़ाई करें, ज़ूम इन करके एक नाम के ऊपर ले आएँ कि कौन इंस्पिरेशन है, जो बाकी मैंने बैकग्राउंड बताया है कि चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। हालात, आपका लाइफ़ का फ़ेज़, स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें रखते हुए उस वक़्त आपको कौन मिलता है, उसके अंदर मिस्टर ज़फ़ील इज़ द वन। दैट्स नाइस एंड आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी ग्रेट गाय जो जिसकी आपने इतनी तारीफ़ें कर दी हैं माशाल्लाह से। I am sure people of Pakistan would know him after I guess 8-10 years. हाँ, अगर अच्छा आपने एक और बात की थी कि बंदा कहीं से भी किसी छोटी-सी चीज़ से भी इंस्पायर हो जाता है। मेरा असल में ये होता है कि मैं ज़्यादा जो है गैदरिंग्स में नहीं जाता। लेकिन अगर किसी ऐसी गैदरिंग में चला गया हूँ, जहाँ से कोई छोटी-सी चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिल गई, मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने इस गैदरिंग से मना नहीं किया, मैं इधर आ गया हूँ। अब रिसेंट मेरी एक गैदरिंग हुई थी, वहाँ पे एक बंदा था मतलब बॉयज़ बॉयज़ नाइट आउट समझ लें, कुछ ऐसा ही था। तो उसमें उस बंदे ने नेपोलियन को कोट किया था कि मुझे एग्ज़ैक्ट कोट तो याद नहीं है, लेकिन उसने ये कोट किया था कि अगर आपने अपने लस्ट पे और एक और चीज़ उसने बोली थी, इस चीज़ पे आप कंट्रोल कर लो, यू कैन कॉन्क्वर द वर्ल्ड। Hmm. और अगर आप सोचें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, you're right man. आजकल बेशक के नहीं। बहुत बंदे नशों के एडिक्ट्स हैं, नशों को और हाँ, नशा किया था दूसरी चीज़, हम्म, नशे के एडिक्ट्स हो गए या जो भी हो गया और आप देख रहे हैं तबाही देखते हैं कितने बंदे नौजवान बिल्कुल तबाह हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ये शक चीज़ है। नहीं इसमें। अच्छा, मेरा वो इंस्पिरेशन का पूछने का मकसद ये भी था कि मैं कोई ऐसा फ़ेमस बंदा जानना चाहता हूँ, जो एक फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है आपकी और इन सम वे आपको इंस्पायर करता है। अच्छा, ये तो हो गया जी, ये जो पहला था मिस्टर ज़फ़ील, मिस्टर हमाद, मिस्टर अदील। ठीक है, ये 3 तो वो लोग हैं जो रियल लाइफ़ में मैं इनको जानता हूँ, मेरा इनके ठीक है, साथ इंटरैक्शन है और मैं इनसे लाइव सीखता हूँ। सही है, आई रिक्वेस्ट देम कि मैं सर इधर स्टक हूँ, इस सिचुएशन में स्टक हूँ, या आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इस चीज़ के ऊपर आपका पीओवी क्या है? ठीक है, तो दीज़ गाइज़ आर देम। अब कोई फ़ेवरेट पर्सनैलिटी की बात की जाए तो ये जब हम बचपन में मज़मून सुनते थे या सोचते थे कि हम पुलिस में जाएँगे और पुलिस वाले जब इंटरव्यू पूछेंगे तो सब बताएँगे जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, हाँ जी, इस तरह के नाम वो सोचते थे। तो वो देयर इज़ नो डाउट वो भी फ़ेवरेट हैं, अच्छे हैं। बट
आई होप ये मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल या कुछ इस तरह ना हो जाए, बट द थिंग इज जो राइट चीज़ है वो है, वो है। द फैक्ट इज फैक्ट, एंड दैट नेम हु इंस्पायर्स मी द मोस्ट, आई लाइक हिम द मोस्ट, एंड हु इज़ माय फेवरेट पर्सनैलिटी। और ये मुझे को बहुत लंबे अरसे से नहीं पता चला, ये मुझे कोई 3-4 साल से मुझे पता चला कि ठीक है, दिस इज़ द गाय जिसको मैं ये टाइटल दे सकता हूँ। ठीक है, और उनका नाम है सैम जी, हरमूस जी, जमशेद जी, मानेक शाह। ही इज़ द फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। और एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, ही बिलॉन्ग्स टू द सेम यूनिट जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास आ गई। अच्छा, और दैट आर्मी यूनिट इज, आई एम नॉट एन आर्मी मैन या द मिलिट्री पर्सन, बट जितना मुझे थोड़ा बहुत पढ़ के या सुन के पता चला है, सही है। दैट पर्टिकुलर यूनिट इज द सेम यूनिट फ्रॉम विच योर मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर अच्छा, एंड योर आर्मी चीफ जनरल हिल शरीफ बिलोंग्स टू। बेसिकली वो इंडिया वाली साइड पे चले गए और वो ये जब लोग यहाँ पे। पार्टीशन हुई तो यूनिट पाकिस्तान के पास आ गई, और वो क्योंकि यूनिट कमांड कर चुके थे, इवन आई हर्ड हिम इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज ही सेइंग दैट बाय हिमसेल्फ के मिस्टर जिन्ना हैज रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे हियर, बट ही रिफ्यूज्ड पोलाइटली एंड सेड सर, आई डन माय पार्ट, आई हैव सर्व विद माय यूनिट, तो मुझे आप उधर ही जाने दें, उधर ही जाना है। मेरी जो फैमिली है। ठीक है। So Sam Manekshaw is his name, or there are only 3, 4, 5 videos or ऑफ are हिम available on ऑन द internet, इंटरनेट। on YouTube, where he is delivering a lecture. ठीक है। What a wonderful piece of information! What a wonderful piece of inspiration! अभी recently कोई 1-2 साल पहले उनके ऊपर एक मूवी भी आई है। I totally dislike that movie. जो सैम मानेकशॉ की पर्सनैलिटी है, जो लोग उन्हें जानते हैं, जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा हुआ है, वो देखेंगे कि भई आप जितने भी अच्छे एक्टर हों, आपको गुस्सा नहीं सिर्फ़ आया रहता। उसमें मानेकशॉ जिस उनके किसी बंदे ने एक्ट किया हुआ है, उसको सिर्फ़ गुस्सा ही आया हुआ है। तो ठीक है। दैट पर्सन, बल्कि वन ऑफ हिज़ इंटरव्यू ही वाज़ सेइंग देयर कि उनसे किसी ने पूछा कि सैम, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट विन? तो उन्होंने कहा कि आई नेवर पनिश्ड अ मैन। तो मतलब एक चीफ है हु बिकेम अ फील्ड मार्शल, हु वोन अ वार ऑल्दो इट इज़ अगेंस्ट अस। मतलब इस ज़ाहिरा दुख है, वी आर वेरी पैट्रियोटिक, अपने मुल्क के साथ हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, बट स्टिल जब वॉर होगी, स्ट्रेटजी होगी, जब वो जीतेंगे तो फिर वो जीतेंगे। हाँ जी। तो उसके अंदर भी बातचीत तो है कि मतलब वी लॉस्ट बंगाल, बट वी या कैप्चर्ड सो मैनी एरियाज हेयर इस पाकिस्तान में, गुजरात के ही ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। सही है। तो ये देयर आर स्टैट्स आर देयर कि ये हुआ वो हुआ, कौन जीता कौन हारा, वी आर नॉट इंडल्जिंग इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, बट द फैक्ट इज कि सैम मानेकशॉ डिड समथिंग वेरी डॉन्टलेस। अच्छा, ये जो है मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ आपके आंसर से। क्यों सरप्राइज़ हुआ कि हमारा पाकिस्तानी हो गए या जो कट्टर इंडियन है, उनका नज़रिया ये है कि ये बंदा पाकिस्तानी है तो मुझे इससे नफ़रत है, ये बंदा हमारा हो ही नहीं सकता, हमारे अगेंस्ट है ये बंदा। लेकिन मैंने ये भी देखे हैं, कुछ डिस्टिंग्विश्ड बंदे भी देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं, मतलब मेरा खुद भी ये ख़्याल है कि अच्छे और बुरे लोग हर कौम का हिस्सा होते हैं। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ राइट। बुरे भी होंगे। और आप मेरे ख़्याल से उन कुछ डिस्टिंग्विश्ड बंदों से हैं जो ये सेम सेम सोच रखते हैं मेरे वाली। वरना मैंने आज तक पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी मिला है, मैंने यही देखा है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हमारा जब ये रीसेंट वॉर हुआ था 2025 का, रीसेंट वॉर में मैंने एज़ अ पाकिस्तानी मैंने अपनी कौम को सपोर्ट किया। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ और मैंने जहाँ-जहाँ से मुझे अपडेट्स मिली हैं, मैंने वो सारी स्टोरीज़ पे लगाई हैं। गालियाँ भी पड़ी हैं मुझे, मुझे लोगों ने शाबाशी भी दी है। हम्म। सब हुआ ये एक चीज़ का पार्ट जैसे होता है। अब उसमें है कुछ लोग आके सीधा विदाउट एनी फैक्ट्स गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि देखें, एज़ अ पाकिस्तानी मैंने हमेशा अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। आप रिस्पेक्ट के दायरे में रह के आप इंडिया को सपोर्ट करें। हम्म। और अगर कोई अच्छा इंसान है इंडिया में, मैं ज़ाहिर-सी बात है उसको अपलोड करूँगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, जैसे आपने अभी किया। तो ये एक चीज़ बीच में आ जाती है। अच्छा। जो इफ यू अलाउ मी, ये ठीक जो है। रिसेंट वॉर है इसके ऊपर थोड़ा सा वन लाइनर कमेंट कि चलें, हम इन परसूट ऑफ पीस
मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड पीस स्टडीज़ से भी है। माय एमफिल इज़ इन पीस स्टडीज़ सही है। और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब ग्लोबल फिनोमेना आप पढ़ते हैं। फिर सेंचुरीज़ के ट्रेंड्स होते हैं। हमारी मुझे लगता है कि इस एज के ट्रेंड्स पीस हैं। आप देखें कि वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी हर स्पीच में यही कह रहे होते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड हाँ, दें। उसने पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर मिला भी था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिला है नहीं मिला? नहीं, नहीं, नहीं मिला ही रिजल्ट? इज़ नॉट नॉमिनेटेड ठीक येट। है, फ़ाल्स नाम। इन वेरी इन माय पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि नहीं मिला, एज़ ऑफ माय मैंने नॉलेज। सुना था, मुझे कोई वेरिफाइड न्यूज़ नहीं है मेरे हाँ, पास। नहीं, मेरा ख़्याल है नहीं मिला। ठीक है। तो वो भी पीस के पीछे हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। योर आर्म्ड फोर्सेस रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल रोल, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं। वो किस स्टेज के ऊपर इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट व्हाट इज देयर कोर वर्क, दे हैव डेफिनेटली प्रूव दैट ठीक है। दे डिड देयर वेरी वेरी बेस्ट। मतलब इवन के जब यहाँ पे गुजरात इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। मतलब ये गुजरात के ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे इवन के डिस्ट्रिक्ट गुजरात में दिस इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो उस तरफ से यहाँ पे ज़्यादा उनका वो सारा रुझान था, फायर यहाँ पे था, सारी चीज़ें थी। उनका ऑफेंस सारा इधर हम फेस कर रहे थे। और एट देयर वाज़ अ टाइम के भई देयर आर 3-4 डेज़ वी आर नॉट रिस्पोंडिंग टू द एक्सटेंट दैट वी आर सपोज्ड टू रिस्पॉन्ड। वॉर में हुआ था जो। वो मैं खुद मतलब आई वाज़ कि यार क्या हो रहा है? कितना इंतज़ार और किस चीज़ का इंतज़ार? या हमारी कैपेबिलिटीज़ नहीं है या कुछ नहीं है, बट the officer of the ISPR he came and he rose। उसने बताया कि भाई now this is the time, now wait for our response। and और वो सिर्फ इस तरह नहीं है कि एक क्लेम आपने बना लिया और एक क्लेम इस दफ़ा आपने उन्हें कोई मौका दिया ही नहीं है कि वो बताएं जी ये देखें हमने क्या किया है। हाँ, मतलब यू डिड इट। और इस दफ़ा पहले भी होता है ज़ाहिर है। और पाकिस्तान एयर फोर्स आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम, वो ऑफ कोर्स। और वो द साइलेंट गाय ऑफ द हमारे नेवी के। हाँ, हमारे नेवी के। तो जी, एवरीबॉडी हु इज़ डिफेंडिंग दिस नेशन इज़ वर्दी ऑफ द एप्रिसिएशन, इज़ वर्दी ऑफ द कांग्रेचुलेशंस। और दे हैव मेड अस प्राउड। डेफ़िनेटली बहुत ही हमें प्राउड है हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे, और हमें पता है कि कल भी इस तरह की कोई मौका दोबारा आता है कोई भी, तो वो दोबारा करेंगे। दोबारा हमें बचाएँगे। हम बेशक अपनी आर्मी को गालियाँ दें, जो मर्ज़ी करें, देते हैं लोग, ये आपको भी पता है, हकीकत है ये चीज़। लेकिन उनका काम है बॉर्डर डिफेंड करना, वो डिफेंड करेंगे ही करेंगे। मैं अपना भी एक छोटा-सा इंसिडेंट नरेट करना चाहता हूँ कि जब देखिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मैं उस दिन परेशान बैठा हुआ था, स्टोरीज़ मैं लगा रहा था कि ये हो रहा है, अभी ड्रोन्स इंडिया के यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं, अब यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे एक मतलब न्यूज़ चैनल का नाम दे दिया कि पाकिस्तान ने सिर्फ़ 3 न्यूज़ ऑपरेट कर रही हैं अभी। जियो न्यूज़, एआर बाय न्यूज़, कोई भी फ़ेमस उसने लगा के कर दिया, तीसरा शिराज़ न्यूज़ कर दिया। बिकॉज़ मैं वो मतलब एक्टिवली उसको मैं शेयर कर रहा था। तो उस वक़्त मुझे टेंशन बहुत हो रही थी कि यार ये लोग कर ही जा रहे हैं, वो लोग हमारे बंदे मारी जा रहे हैं। मैं उस एक बच्चे को मेंशन करना चाहता हूँ जिस बेचारे की यहाँ पे रॉकेट लगा था। वो बेचारे की डेथ हो गई थी। आपने सुना होगा। इर्तिज़ा आई इर्तिज़ा गेस। इर्तिज़ा। यस। उस पे मैंने एक स्पेशल पोस्ट भी किया था, लेकिन उस बच्चे का मुझे इतना कोई दुःख हुआ ना, इतना प्यारा बच्चा था, उसकी वीडियो मैंने देखी है। डू इतना यू प नो ही इज़ अ सन ऑफ अ लेफ्टिनेंट कर्नल, जी, जी, मुझे पता है। सर्विंग ऑफिसर। यस, और एग्ज़ैक्टली। उसके बाद जब मतलब मैं उन पे क्या इतना गुज़री होगी। इतना आई एम वेरी सैटिस्फाइड बाय द रिस्पॉन्स कि दिस इज़ आवर आर्मी। खुशी होती है कि भाई उन्होंने तो बिल्कुल रूटीन में आके उस जो सिविलियंस को अटैक किया। जो यहाँ पे फिर हमने जो रिस्पॉन्स किया वो आपने तो उस फायर आर्म के ऊपर जो आपने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे भेजा है ब्लास्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो इर्तज़ा का नाम लिख के भेजा है कि भाई दिस इज़ फ्रॉम हिम। या तो वी आर देयर टू प्रोटेक्ट आवर ईच एंड एवरी चाइल्ड। तो बहुत जो है ना अच्छा लगा कि वो अपना बेसिक लेकिन रोल रऊफ़ भाई, नहीं उन माँओं भूले। को सलाम, ऑफ कोर्स। उन माँओं को सलाम। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डाउट। जो अपने बच्चे जवान कुर्बान करती हैं, क्योंकि हमारे लिए तो दिस इज़ अ न्यूज़, ठीक है? This is the news that इट this विल is just कम। one another army officer. हाँ, इट विल कम एंड इट विल वैनिश। बट फॉर देम अ वेरी ब्रिलियंट सन। वो किधर से कब से उसने तैयारी शुरू की? ही देन अपीयर्ड इन द टेस्ट एंड सो मेनी सिलेक्शन प्रोसीजर्स, ही बिकेम एन ऑफिसर, he undergone from a very rigorous training and all that, then he became a lieutenant, then he
प्रोसीडेड टू दी हायर रैंक्स, और कब कैसे क्यों करके वो ही रीच्ड एट सम रैंक एंड टाइटल। तो उसके बाद क्या होता है कि वन रैंडम एक चवल सा उठता है, या आपने बलूचिस्तान में भी देखा होगा, वो उठते हैं और वो जो है वो एक अपना काम कर देते हैं, और उससे नेशन को कितना नुकसान होता है। ऐसा ही है। तो उस माओं को तो हमारा तो सलाम है उनको, बट आई थिंक कि जो फंडामेंटल रोल किसी भी इदारे का है, अगर वो उसके अंदर वो अपना काम कर रहा है, वो उसके अंदर ठीक है, देन इट इज़ जस्टिफाइड। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप थोड़े से लाइटन नोट पे आते हैं, प्लीज़। काफ़ी हमने बातें कर ली। सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई कभी ऐसी चीज़ हुई हो जिसने आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, आपने बोला हो नहीं, अब मुझे अपनी जो लाइफ़ चॉइसेस हैं, लाइफ़ प्रायोरिटीज़ हैं, रीथिंक करने की ज़रूरत है? कोई है ऐसा मोमेंट? अ, बिल्कुल आपकी जो डेफिनेशन ऑफ लाइफ़ आपके लिए चेंज कर दी हो? देखें, ये ना जिस तरह मैंने पहले भी गुज़ारिश की है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ठीक है। ये एकदम कोई इवेंट ऐसा नहीं होना कि वो होना है, भई ये आ गया। इसके अंदर फिर वो रिग्रेट्स वाला आ जाता है कि डिसीज़न आप लेंगे तो रिग्रेट करेंगे, नहीं, नहीं। मुझे ये लगता है कि यू शुड कीप ऑन डूइंग समथिंग। आप किसी एक चीज़ को लिखें, उसका फ़ॉलो अप करें और वो करें। मेरी ज़िंदगी में जिस ब्रॉट अप में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं पढ़ा हूँ, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, जो मेरे अदर रिलेटिव्स हैं, जिस तरह है, और जिस जनरेशन से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जिस क्लास ऑफ सोसाइटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी इतनी आसान अवेलेबल चीज़ें नहीं थी। ये करना है, नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस, ये कर ले, नहीं भई, हमने मैट्रिक के बाद यही होता है कि ठीक है, हमारी जो क्लास के हैं, ये ठीक है, इसको भेज दें किसी लकड़ी के कारखाने में भेज दें, अगर ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसको वेल्डिंग वाले के पास भेज दें, इसको कोई कुछ स्किल सिखाएँ। सही। हम इस जनरेशन और इस क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो हाँ, ऐसे ही हुआ है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट कोई तोप चीज़ नहीं है। चेंज किस चीज़ ने किया है? जो मुझे ये लगता है कि शायद मुझे ये बहुत जल्दी ये पता चल गया था एट एट द वेरी अर्ली स्टार्ट ऑफ माय करियर कि भाई कुछ करना है तो बचना है, कुछ करना सही है। पड़ेगा। ये मुझे ये लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने या मेरी फैमिली उस जो इकोसिस्टम मेंटेन हुआ था, उन्होंने ये मौका ही नहीं दिया कि मैं बैठूँ और मैं सोचूँ कि ये कर लें, ये रहने दें, इस डिसिप्लिन में चले जाएँ, इसको छोड़ दें, इसको ये कर लें। और मैं आपको बताऊँ, मेरी सबसे बड़ी लग्ज़री क्या है, जो मेरी और किसी सिबलिंग्स को या रिलेटिव को नहीं है। मेरी जो बड़ी लग्ज़री वो ये है कि मैंने एफएससी में दाखिला लिया, वो मैं नहीं कर पाया, तो मुझे इजाज़त मिल गई कि ठीक है यार, तो अब तुम एफए कर लो। दिस इज़ माय बिगेस्ट लग्ज़री। वरना क्या होता है कि ये नहीं कर पा रहा, इसको निकालो, इसको कारखाने भेज दो, या जाके लकड़ी का काम सीखे। तो अब आज के दौर में ये देखा जाए तो बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो 4-5 सेमेस्टर्स गुज़ारते हैं, और अब वो वहाँ पे किसी एक कनेक्शन डेवलप करते हैं, उस कनेक्शन से जब डिकनेक्ट होते हैं, तो वो कहते हैं अब मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल टू लिव हियर एनीमोर, वो छोड़ते हैं ना। अब तो ऐसी लग्ज़रीज़ इन बच्चों को अवेलेबल है। टर्निंग पॉइंट मुझे ये लगता है वो सिर्फ़ यही है कि शायद, और ये कब पता चला, देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन, देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेट कि लो जी 28 जनवरी 2008 को मुझे पता चल गया कि जी मैंने करना ही करना है। नो, ये कोई पता नहीं कब पता चला, लेकिन ये रियलाइज़ हो गया था कि भई खुद ही कुछ करना तो होना है। ऐसा ही है। बस दिस इज़ द आंसर फ्रॉम माय साइड। हाँ जी। अच्छा, आपने वो लग्ज़री की बात की है, आई एम ग्लैड कि वो लग्ज़री अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी है। अगर मैं किसी और ख़ानदान में, किसी और घर में पैदा होता, तो आज तक मुझे एक फेलियर का लेबल मिल चुका होता। लेकिन माय पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टिव, माय सिबलिंग्स हैव बीन सपोर्टिव, और इंसान को मेरे ख़्याल से यही चाहिए होता है कि ये बंदे आपको करेक्ट। सपोर्ट करें। अच्छा, अब इसी बात से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, शायद थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। प्लीज़। आपने अपने वालिद साहब के बारे में काफ़ी ज़्यादा शेयर किया है। कोई ऐसा लेसन बताएँ जो आज भी आपके मतलब डिसीज़न मेकिंग में इन्फ्लुएंस करता है? उनका कोई लेसन हो, कोई भी लर्निंग उनसे आपने की हो? ये ना अभी इसका प्रिसाइज़ आंसर तो मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने जो अब्बू से एक चीज़ सीखी है, उन क्योंकि अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो बाकी सारे सिबलिंग्स दे गॉट मैरिड, दे वेंट टू देयर होम्स। मेरे बड़े भाई ही वेंट अब्रॉड, तो मेरा टाइम उनके साथ ज़्यादा गुज़रा, मेरे ऐसा फादर ही के है। साथ। तो सबसे छोटा होने की वजह से वो थोड़ी एफ़िलिएशन भी आपकी ज़्यादा डेवलप होती है, वो लाड-प्यार वाला जो हमारी सोसाइटी का एक वो होता है। मुझे ये लगता है कि मैंने उनसे ये सीखा है कि आप अपनी जो गट फीलिंग है ना, उसके ऊपर यकीन करें। देयर आर सो मेनी डिसीजंस जो मुझे सिर्फ़ उसकी एनर्जी बता रही होती है कि यार कर लेते हैं, हो जाएगा। हाँ, तो ये मैंने अब्बू से सीखा है।
हाँ जी। कि ही वाज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि अगर उन्हें लगा ना कि यार ये काम है और उसकी कोई रीजनिंग या लॉजिक अवेलेबल नहीं है, बट ही इज फीलिंग कि ये हो जाएगा, तो वो जो गट फीलिंग है, आई डोंट नो आई इनहेरिटेड दिस और आई लर्नड फ्रॉम हिम, लेकिन ये जो गट फीलिंग के ऊपर बिलीव करके एक्ट कर देना है, दिस इज द वेरी पर्टिकुलर थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम। ठीक है। आई वुड नेम इट के लर्न ही मैंने किया है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा लेसन हो कि ये आपको सिखा दिया आपके वालिद साहब ने, आपके अब्बू ने आपको ये लेसन सिखा दिया, लेकिन उस वक़्त आप कहते थे कि क्या अब्बू ये क्या चीज़ है? लेकिन काफ़ी बाद में जाके आपको रियलाइज़ किया कि नहीं, अब्बू ठीक थे। सर जी ये तो देयर आर सो मेनी थिंग्स मैं अभी आपको क्या क्या बताऊं, इट वुड नैरो डाउन दी वो वेरी इट्स जी। बिकम वेरी पर्सनल। बट अबू बैठे हुए हैं दफ्तर में, मेरे पास आते थे, तो एक बंदा आया, ही वाज ही स्टिल माय गुड फ्रेंड। वो उसने आके एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ना ये एक फेवर दे दें, रिलायंस अपॉन माय बिजनेस एंड माय पर्सनल क्रेडिबिलिटी विद द गवर्नमेंट बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल दैट, उस तरह की बात है। ठीक है। तो आप उसको यूज़ करते हुए मुझे एक फ़ेवर एक्सटेंड कर दें। तो अब्बू बैठे हुए थे, ही लिसन्ड द कन्वर्सेशन, तो उन्होंने कहा जी यार पुत्तर ना करी। अच्छा। तो मैं कहा अब्बू जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। हाँ। मतलब दफ्तर दे बैंक दे मसले ने, मतलब आपको नहीं पता होगा इतना ओके। डीप। तो कहते हैं पुत्र मैं मतलब उनका जो उसका मफ़हूम ये था कि आई एम अनएबल टू पर्टिकुलरली मेंशन यू कि मसला किधर है, बट आई एम सेइंग यू कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो दुनिया से चले गए मेरे फादर, और वो उस इवेंट को गुज़रे हुए 4 साल गुज़र गए और वो ऐसा मेरे गले में फिक्स हुआ कि वो आज तक नहीं निकल रहा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो उन्होंने मेंशन की कि भई ये करो या ये ना करो, तो मैंने कहा भई आपको नहीं पता। वो मैंने क्यों जज किया कि मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, आप एक पुरानी जनरेशन से हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा। तो ये अगेन इट इज़ लिंक्ड विद द गट फीलिंग कि वो समझ आ जाना चाहिए था या मान लेना चाहिए था। वही वो एक सेइंग भी है ना हमारी कि जो सयाने कह गए ने बसा करा। तो वाक़ई ये बात है भी। है जी, है। अच्छा, आपने कंसिस्टेंसी के बारे में बात की है, तो अगर उस पे ही हम लेके चलते हैं कि आप हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हायरार्किकल एक्सीलेंस एट योर करंट लेवल बिफोर मूविंग अप, कि आप जब ऊपर जा रहे हैं ज़िंदगी में? सर जी मैं ना आपको इसकी जो एग्जांपल है ना, एक दिस इज़ अ वेरी टफ, वेरी गुड, वेरी प्रोडक्टिव क्वेश्चन, एंड आई एम ग्लैड दैट आपका इसका प्रोडक्टिविटी का लेवल इतना पॉडकास्ट का है कि हमारी टीम ने राइटली इवैल्यूएट आपको किया एंड यू वर नॉमिनेटेड फॉर दैट अवार्ड। तो दीज आर द रीजंस। अच्छा, हियरार्किकल एक्सीलेंस जो होती है ना, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ अपने एक डिपार्टमेंट से। हियरार्की बेसिकली होता क्या है? हियरार्की ये होता है कि आपके रोल्स हैं ठीक है। और वो रोल्स आपको मिले हैं आपकी काबिलियत की वजह से, और आपने उनके ऊपर इंटरेस्ट शो किया, आपने compete किया, आपने क्वालिफ़ाई किया, और यू आर डेज़िग्नेटेड विद अ पर्टिकुलर रोल, ठीक ठीक है। है? ठीक। अब इसके ऊपर जो है, जो आपसे पहले था, उसने उस सारे फ़ेज़ को गुज़ारा, वो आपके ऊपर चला गया। मतलब के स्टेप्स जो हैं, एक स्टेप से किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में जो हायरार्की होती है, वो ये होती है कि जूनियर एंड सीनियर अकॉर्डिंग टू देयर पोज़ीशंस एंड रोल, ठीक है। ठीक है? ये हायरार्की होती है। ठीक है। अब मैंने, क्योंकि मेरा पीस स्टडीज़ से रिलेटेड एमफिल है, तो आई वाज़ एबल टू गो थ्रू द हायरार्की ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। हुँ, हुँ। अच्छा, हायरार्की सीनियर, जूनियर ये सबको पता है। एक लेफ्टिनेंट साहब होते हैं, कप्तान साहब होते हैं, मेजर साहब होते हैं, ऊपर जाते हैं, जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे आप सीनियर हो जाते हैं, ये सबको पता है। बट द ब्यूटी ऑफ द हायरार्की विदिन द इंस्टीट्यूशन इज़, जो मैं समझा, कि वो इतने अच्छे तरीके से आपको ग्रूम करते हैं कि उसके अंदर फ़र्ज़ करें देयर इज़ अ सेटअप ऑफ अ ब्रिगेड। व्हाट इज़ ब्रिगेड? अ ब्रिगेड इज़ अ स्पेस, इज़ अ, आप कह लें कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई 12-1300, बल्कि नहीं, अराउंड 2000 पीपल हैं, ठीक है? ब्रिगेड के नीचे होता है, देयर वुड बी 3, 4, 5 लेफ्टिनेंट कर्नल्स, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल्स आर कमांडिंग देयर स्पेसिफिक यूनिट्स। उन ठीक है। 3-4 को हेड कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ठीक है। इधर तक की तो समझ आएगी जी, वो क्योंकि कर्नल साहब के नीचे मेजर साहब होगा, फिर कप्तान होगा, लेफ्टिनेंट होगा, सूबेदार होंगे, तो ये टीम बन गई, ये टीम बन गई, ये टीम बन गई, 4 कर्नल बने, ब्रिगेडियर बन गए। इधर तक तो समझ आ गई। ठीक है। ये दिस इज़ अ कॉमन। सही है। अच्छा, व्हाट इंस्पायर्स मी द मोस्ट टू रीड अबाउट द हायरार्की और हायरार्किकल एक्सीलेंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो ये कि
उसी ब्रिगेड का एक अपना सेटअप है, ठीक है? उसके अंदर एक अफ़सर ऐसा होगा जो मेजर साहब होगा। ठीक है। अब वो जो मेजर साहब होगा वो ही इज़ पार्ट ऑफ द ब्रिगेड, वो उनका जो अपना हिसाब-किताब है। और वो जो भाईजान हैं, वो उस लेफ्टिनेंट कर्नल से जूनियर हैं। बट क्योंकि वो ब्रिगेड के रोल पे बैठे हुए हैं, तो जब वो उस रोल पे बैठे हुए हैं तो ही इज़ पासिंग डायरेक्शंस टू द लेफ्टिनेंट कर्नल कि भई आपने ये करना है, क्योंकि कमांडर ये कह रहे हैं या जो भी उनका वो ब्रिगेड कमांडर है वो। मज़े की बात इधर आती है कि ही इज़ जूनियर एंड ही इज़ एग्ज़ैक्टली एनालाइज़िंग जो कल को उसने करना है आफ्टर बिकमिंग अ लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। कि यार मतलब मुझे इस तरह फ़ॉलो करना है चेन ऑफ कमांड को। ठीक है। मतलब कि फ़ौज में एक रोल देने से पहले उसको इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि ही एक्चुअली नोज़ कि भई मैंने कल को जब इधर आना था मैंने हाउ टू बिहेव। तो ठीक है। दिस इज़ द हिएरार्चिकल एक्सीलेंस के हमारे मसले किधर होते हैं कि आपको उसके साथ प्रमोट तो कर दिया जाता है, ठीक है? ये मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ सिविल एंड मिलिट्री को, ठीक है। अभी मैं आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट आई एम आल्सो अ पीएचडी स्कॉलर। मैं ठीक है। पीएचडी कर रहा हूँ और सो फार अब नॉट फाइनलाइज्ड बट सो फार जो मेरी वर्किंग है दैट इज़ ऑन सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस। ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है। इट इज़ नॉट अप्रूव्ड येट बाय द इंस्टीट्यूशन, बाय द गवर्नमेंट, बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक लेकिन है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक अगर है। अप्रूव हुआ तो इसके अंदर ही मेरी इंशाल्लाह, स्पेशलाइज़ेशन होगी। इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताऊँ कि आप ये देखें कि इफ़ आई कंपेयर 2 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेम स्टेट, एक दिस इज़ वन इज़ द पाकिस्तान आर्मी एंड वन इज़ द सिविल फोर्सेस, कोई भी आप जी। उसको ले लें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ले लें। ठीक है। अब जो एसी साहब हैं ना, वो काम तो कर रहे हैं एज़ असिस्टेंट कमिश्नर, और वो कल को डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, वो चीज़ें करेंगे। लेकिन जब पैरेलल आप देखते हैं एक डिसिप्लिन फ़ोर्स में, तो एक मेजर साहब जो अभी एंटाइटल्ड नहीं है एज़ ऑफ हिज़ रैंक टू कमांड अ बटालियन और यूनिट, वो बटालियन 3-4 बटालियंस को वो समहाउ कमांड कर रहा है। ठीक। ऑल्दो आप उसे कह लें अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेरी सीनियर ऑफिसर हू इज़ अ ब्रिगेडियर, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने सिस्टम बना दिया है कि वो ब्रिगेडियर इज़ ट्रेनिंग हिम कि कल को जब आप उस पोज़ीशन पे आएँगे तो ही वुड एक्चुअली एंड करेक्टली नो कि भई कैसे काम करना है। ठीक। तो ये है, इस तरह की हिएरार्चिकल एक्सीलेंस होती है। मुझे ये लगता है कोई एक छोटा-सा फ़र्ज़ करें आपका एक पॉडकास्ट स्टूडियो है, ठीक है। आप उसके अंदर भी रैंक्स एंड फाइल्स लेके आएँ। ऐसे में। उसके अंदर भी आपके जो कैमरामैन है ही शुड ओनली वर्क। मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस है। आई वेंट टू यूएई जब मेरी वो मुकम्मल हुई पढ़ाई, मैं ठीक है। इंटरमीडिएट करने के बाद यूएई गया। सही। उधर मैंने एक जगह पे ना अब्बू ने कहा जी आप नौकरी अप्लाई करें। आई अप्लाइड अ जॉब और वो दैट वाज़ इन सिक्योरिटी, ठीक है। और दैट वाज़ ऑफ द रॉयल सिक्योरिटी। मतलब वो हमारा वो फ्री ज़ोन के वीज़े, और वो उसकी शर्त ये थी, आई क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, आई डोंट नो हाउ देयर वर कॉम्पिटेंस बिटवीन वेरी बड़े अच्छे नोबल लोग थे जो एप्लीकेंट्स थे। आई सिलेक्टेड आई गॉट सिलेक्टेड, और उसकी शर्त ये थी कि दुबई पुलिस एकेडमी के अंदर एक कोर्स होगा, अगर आप वो पास करेंगे तो फिर ये आपकी नौकरी कंफर्म होगी। ठीक। मतलब आप प्री इंटरव्यूज़ में इतने जोगे हो गए हैं कि हमने ये कहा है कि हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसकी जो फ़ीस थी वो कंपनी ने देनी थी। तो अभी आई वाज़ ऑन अ विज़िट वीज़ा और वो नौकरी का वो फ़ेज़ चल रहा था। तो उसके अंदर जब मैंने जाके चीज़ें देखी, तो वो ये जो हिएरार्चिकल एक्सीलेंस एंड ऑल दैट, ये जो सारी चीज़ें, फिर आपको बाहर जाके समझ आती है कि कोई भी जो इदारा है, कोई भी जो चीज़ है, उसके अंदर रूल्स हैं। जब हमारी नौकरी हो गई, हमें उन्होंने एक जगह पे वो मतलब वी वर पास्ड आउट, आई वाज़ सिलेक्टेड, आई वाज़ कन्फर्म्ड, वीज़ा मिल गया एंड ऑल दैट। सैलरी शुरू हो गई, मेस-शेस सारा कुछ वो आपने यू वर ट्रीटेड लाइक एन ऑफिसर, और मैं आई वाज़ अ टीम लीडर, तो वो फिर आप छोटी-मोटी चीज़ें कर रहे थे, 7-8 4-5-6 लोगों ऐसे की ही है। टीम थी। ऐसे ही है। मैं कह रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में डाल दिया। अब खाली बिल्डिंग में डाल दिया, तो हमने ना, मैं क्योंकि आई वाज़ लीडिंग दैट टीम 5-6 बंदों की, तो ठीक। आई रिक्वेस्टेड देम कि हम सारा दिन यहाँ पे फ़ारिग बैठे रहते हैं, बिल्कुल कुछ करने को नहीं है, तो प्लीज़ गिव अस द इंस्ट्रूमेंट्स कि हम इसकी क्लीनिंग कर लें। ठीक है। तो उन्होंने कहा, भई यू पीपल आर नॉट ट्रेन्ड फॉर द क्लीनिंग, क्लीनिंग्स टीम वुड कम और वो अपना काम वो देखेंगे। आपके आपका काम है सिक्योरिटी करना। फिर हुआ क्या कि मतलब दिस इज़ वेरी लेसनफुल फॉर मी, कि फिर हुआ क्या कि हमने, क्योंकि अब सिक्योरिटी करनी है, बिल्कुल तो कुछ करना ही है ना, फ़ारिग तो। हाँ जी। फिर वो ऑकरेंस हमने लिखने शुरू किए। ऑकरेंस में हमने जाके क्या करना जी, ये जी ये जो लाइट है ये बुझ गई है। अच्छा जी, फलाँ फ्लोर पे फलाँ दरवाज़े फलाँ अपार्टमेंट के पास, अभी तो रह कोई भी नहीं रहा। इट इज़ जस्ट एन एम्प्टी बिल्डिंग।
अच्छा जी, फलाँ जगह पे वाल क्रैक देखा है। अब दिस इज़ हाउ आई लर्न्ड टू फोकस ऑन द डिटेल्स। मतलब एक बंदा जब एक काम के लिए है, उसको पता है कि दिस इज़ माय रोल, तो फिर वो उसकी डीप डिटेल्स पे जाएगा। अगर मैंने सफाई करनी है ना, या मैंने कोई और एडिशनल काम करना है जो मुझे असाइन नहीं किया गया, एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एज़ वेल, कि भई ठीक है, आप वो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे चूक हो जाएगी अगर आप अपने फंडामेंटल रोल से हटेंगे। चलें, आपने अभी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने जंग लड़ी, जो आपका बेसिक रोल है। कल-परसों बलूचिस्तान में आपने बहुत अच्छा नेशन को डिफेंड किया है, कंट्री को डिफेंड किया है। मैसिव लॉस से आपने मुल्क को बचाया है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जब जो आपका काम है उससे थोड़ा-सा हट के कोई और काम करने लगे, छोटी, मतलब मैं आप बड़ी सादी-सी छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई तोप चीज़ तो नहीं हूँ, कि हमें ये, मैंने उधर से ये सीखा कि अगर वो हमें सफाई पे लगा देते तो जो वॉल क्रैक्स हमने नोट किए थे वो हमने नहीं नोट करने थे। अच्छा। छोटी-सी बात है हुँ। कि हम जब अपने काम के ऊपर फ़ोकस्ड होंगे, ये भी उसी के साथ आती है, ये हायरार्किकल चेंजेस जो होते हैं, कि आप अपने पॉडकास्ट के स्टूडियो में भी जो आपकी टीम होगी, उसको भी रोल्स स्पेसिफ़ाई करें, रैंक्स और और फाइल्स लेके आएँ, चीज़ें ऑटोमैटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएँगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक तो हमारा जो हसल कल्चर है ना, उसे कहते हैं ना, हसल कल्चर ने फाड़ डाला हुआ है हुँ। कि जी सीधा कोई लेवल्स मतलब नहीं करना, सीधा हमने वो टॉप पे जाना है, ये करना है, वो करना है। आपको क्या लगता है कि हसल कल्चर के बारे में आपको क्या लगता है? सर, माय पीओवी ऑन दिस इज़ के मुझे ये लगता है कि बहुत ही थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वेरी रेयर एग्ज़ाम्पल्स, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, ये तो हर पता चीज़ है में है। मुझे क्या लगता है, ये सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा हुआ हुआ है, जी, जी, लेकिन जी। सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं वो असल में होता नहीं है। हम ये देखेंगे ये बंदा बुगाटी में लेके घूम रहा है, पीछे से क्या पता रेंट की ली हुई है। भाई अल्लाह के बंदे, थोड़ा-सा आप अपनी ज़िंदगी को देखो, आप उसको क्यों देख रहे हो? मैं इसको थोड़ा-सा आपकी ज़िंदगी का अपना जर्नी है। मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। ठीक है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं कोई, मतलब मुझे पता नहीं है यूट्यूब किस तरह ये लोग काम करते हैं इनकी, मुझे, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि ओनली दोज़ आर सक्सीडेड, वन हू आर कंसिस्टेंट, हुँ, नंबर 1। हुँ। दूसरा, उनकी टीम्स हैं, ठीक है। उनके रोल्स हैं, वो काम कर रहे हैं एंड सही। दे आर डूइंग ऑन देयर वर्क। इस तरह नहीं है कि बस एक वीडियो बनाई, चढ़ा दी। डिसिप्लिन, पीछे पूरा सिस्टम शेड्यूल, है। पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये आप देखते हैं स्टूडियोज़ जो बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, ये दिस इज़ देयर। आप इसको इस तरह नहीं कह सकते जी, वो एक बंदा है तो उसने सिर्फ़ एक कैमरा उठाया और बना। हायरार्की चल रही है उसके नीचे। हायरार्की चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो उस तक चलाने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी उसको ले आएगी। मतलब ये नहीं कि शुरू में ही आप पूरा सेटअप 20 बंदों की टीम रख लें और 1 हफ्ते बाद आप उसको बंद कर दें, क्योंकि आप उनके पैसे किधर से पूरे करने हैं। सबसे पहला फीचर इज़ कंसिस्टेंसी। वो आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँचा देगी। लो जी, अब आप हायरार्किकल एक्सीलेंस की तरफ जाएँ। एटलीस्ट आप उसको अडॉप्ट कर लें हायरार्की को। आप टीम्स बनाएँ, रोल्स बनाएँ उसकी। मैं एक और चीज़ अक्सर कहता हूँ, व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय दिस जो है, ये टाइम जो गुज़रा है एक्सपीरियंस से, कि देयर आर ऑलवेज़ 2 थिंग्स ऑफ डूइंग ऑन एनीथिंग। ठीक है। वन इज़ ऑपरेशंस, हुँ, द ठीक। अदर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। किसी भी चीज़ को, ख़ासकर ये बच्चों के लिए है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपका काम है, चाहे आप कंपनी चला रहे हैं, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सर्विस कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें ले आएँ। ठीक है। ये जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर ये बाकायदा इसके पोस्ट्स हैं, उनके रैंक्स हैं, उनके डेज़िग्नेशंस हैं। दिस पर्टिकुलर ऑफिसर इज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का हिस्सा है, और दिस पर्टिकुलर ऑफिसर इज़ द पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है। लो, इस तरह की टीम्स हैं। मुझे ये लगता है कि छोटे से लेवल से भी आपको इसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। आप एक ऑपरेशंस शुरू करें और एक आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करें। ठीक है। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगी, काम करेगी, अच्छी होगी, आपके ऑपरेशंस ऑटोमैटिकली फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएँगे। ज़बरदस्त। अच्छा, जेन ज़ी वालों, आपके लिए आने वाला है ये, आपने देखना है, बड़े कोर्स है। अच्छा, सर आपने अक्सर देखा होगा कि जेन ज़ी है कोई, मतलब जेन ज़ी हो गया, कोई भी यंग बंदा है, जो मर्ज़ी जनरेशन से हो, डज़न्ट मैटर। काफ़ी लोग जो होते हैं अनसर्टेन फ़ील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, करियर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उनके लिए कोई एडवाइस देनी है आपने? वहाँ देते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अ, देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा इसके ऊपर जो व्यू है, वो ये है कि ये जो हमने ना वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं।
कि मतलब आपने ये जब ये जेन ज़ी है और ये जो हमने सारे चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, ये जनरेशन है, ये जेन ज़ी है, ये जेन अल्फ़ा है, वगैरह वगैरह, वो भी बड़े हमने मेरा शुरू से ये बिलीफ रहा है कि वी आर कंज्यूमर्स। हमने उन ट्रेंड्स को उस तरह फॉलो ही नहीं किया, हमने सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट किया है। मतलब देखिए, आप एक गुजरात के मुहल्ला सुल्तानाबाद में पैदा होने वाले बच्चे को आप न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू की 11th स्ट्रीट के में पैदा होने वाले बच्चे को किस तरह कंपेयर करेंगे? इवन बोथ आर बॉर्न आफ्टर 2000 और दोनों 2010 में अगर फ़र्ज़ करें या जब तक भी आपकी जनरेशन का वो है, 2005 में अगर पैदा हो गए हैं, उसके और इसके जो ब्रॉट अप सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। जो चीज़ें न्यूयॉर्क वाले बच्चे को अर्ली 2000s में आप देखेंगे कि उनको अवेलेबल हैं, वो शायद हमें 2010 के बाद अवेलेबल हुई हैं। तो बेसिकली ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये जो एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है हम लोगों ने, ये स्पेशली जो यूथ के लिए मेरा मैसेज है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा सर पे सवार ना करें कि हम वी आर वेरी स्मार्ट, और ये अज़ल से होता आया है कि ये देखें जी, जो है ना वो पिछली जनरेशन, इनको तो पता ही कुछ नहीं है, हमें ये पता है, हम इंस्टाग्राम वाले हैं, ये फेसबुक वाले हैं, या ये उससे भी पिछले हैं, ये सिर्फ टिकटॉक वाले हैं। मुझे ये लगता है कि ये दिस इज़ अननेसेसरी। इसको बहुत ज़्यादा आप मत उठा के अपने सर पे सवार करके रखें कि जी, हम क्योंकि आई एम फ्रॉम जेन ज़ी, तो मेरे ऊपर ये चीज़ें जो हैं, ये मेरे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है जी, मैं ये करूँगा तो मैं तो ओल्ड स्कूल लगूँगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल। करना ये है कि आपको कोई एक चीज़ पकड़नी है, मतलब ये जिसके अंदर आपको, मैं आज से काफ़ी साल पहले बच्चों को कहता रहा था कि आप अपने पैशन को पहचानें, और उस पैशन को अगर कोई हालात साथ दें या आपके पेरेंट्स माने या कुछ एटमॉस्फेरिक आपको हेल्प एड मिल जाए, आप उसी अपने पैशन को अपने प्रोफ़ेशन में तब्दील कर लें। तो ये जो जनरेशंस की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको अपने ऊपर ना लेके आएँ। जनरेशन का डिफ़रेंस होने के ऊपर जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप ज़रूर अडॉप्ट करें। और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि एक दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा और एक साउथ कोरिया में पैदा होने वाला बच्चा, ये दोनों जो हैं, एक बेशक 1 साल में पैदा हुए हैं, दोनों के जो वो एटमॉस्फेयर होगा, जो उनको इकोसिस्टम अवेलेबल होगा, वो बहुत डिफ़रेंट होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस कन्फ्यूज़न से हमें निकलना चाहिए। अपने आप को थोड़ा-सा जान लें। ये तो इकबाल भी कहते हैं ना, मतलब वो खुद ही का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखें तो खुद ही का कॉन्सेप्ट है क्या? नो योरसेल्फ। छोटी सी कोई लंबी रॉकेट साइंस कोई नहीं है। अपनी चीज़ें बेशक पेंसिल का भी पकड़ के लिख लें, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। आपको पता चलेगा कि ये मेरे इंटरेस्ट हैं, ये मेरी क्वालिटीज़ है, इस इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या, जो आप लोगों को तो चैट जीपीटी एंड एआई की बड़ी सपोर्ट है। उसको उसमें लिखें, वो हर चीज़ प्रिसाइज़ करके आपको एक गोल बना देगा। 1 घंटे के अंदर आपने डिसाइड कर लेना है कि आपका प्रोफेशन क्या है। बहुत लंबा-चौड़ा ना बनाएँ। और ये कोई इसके ऊपर इसको लेके तो वो आप कह लें कि वो जो है डिप्रेशन कॉज़ हो जाने, और वो आई एम डिप्रेस्ड एंड ऑल दैट, इसकी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत है। ये ओवर एग्ज़ैजरेटेड थिंग्स हैं। ओवर एक्ज़ैजरेटेड है। ठीक है, अच्छा आपने पहली तो बात की है कि एक इंटरेस्ट होना। अब अक्सर हम लोग होते हैं, अब मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ये वाला बिज़नेस भी करूँगा, मैं ये वाला भी करूँगा। बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एक बंदे में ना, कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरेस्ट ज़्यादा होना, ये एक सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन बनते हैं या नेवर। सर, अच्छा लेट मी माइंडसेट है? गाइड यू। मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि मैं अभी को 15 साल हो गए हैं मुझे भी फील्ड में आए हुए, रोड पे बैठे हुए, चीज़ों लोगों को डिस्कस करते हुए, डील करते हुए। मुझे ये लगता है कि मतलब मेरे काफ़ी सारे शौक हैं। एक मेरा शौक ये भी है कि मैं मतलब ये सब्ज़ी मंडी में या फ्रूट मंडी में जाऊँ ना, तो या ख़ास करके गल्ला मंडी में जाऊँ। हम छोटे होते जाते थे, हमारी एक्साइटमेंट होती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो हम चावल लेने जाएँगे, क्योंकि गंदम तो आपको पता है इस एरिया में आपके अपनी ज़मीनों की होती है। सम टाइम राइस आप लेने जाते हैं। मुझे ना वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मंडी में चला जाऊँगा और मैं वो बना लूँगा। मैं अभी एक चावलों की या गंदम की दुकान बना लूँगा। बट शौक इज़ देयर। हर बंदे के अंदर किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, किसी को नहीं होता। जिनको होता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो वकील भी हो सकता है। तो वो हर बंदा नर्सरी तो नहीं बना सकता। ऐसे ही। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एक फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला ये है कि आप अपनी एक कोर स्ट्रेंथ, जो आपका सोसाइटी, जो आपकी फैमिली, जो आपका इकोसिस्टम आपको परमिट करता है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको परमिट करती है, अगर आप बिज़नेस वर्ल्ड में आ रहे हैं। इफ यू आर इन द सर्विसेज़, आप जॉब्स में हैं, तो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन यू। मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें
कहते हैं, या बड़े हो गए हैं तो शराज साहब आप आ जाएँ, आपने अपने अब्बा जी का कारोबार सँभालना है। तो ये होता है हमारे इसमें, कॉमन है, बहुत कॉमन है। वेरी कॉमन इट इज़। तो आपने क्या करना है कि आप उसको सँभालें, उसको देखें। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली जब स्ट्रांग होंगे, आप चीज़ों को जब ऑटोमेशन की तरफ ले जाएँगे, तो यू विल मेक अप द एवेन्यूज़, यू विल मेक अप द फ़ोल्डर्स जिसके अंदर आप वो वाली चीज़ें एज़ एन सुपरवाइज़र भी आप उसको करना शुरू कर देंगे। मसलन मेरा शौक था कि यार मुझे ये लगता है कि हमारे जो गुजरात के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट हंट किया जाए, देखा जाए बेचारे कौन हैं, उनको अगर किसी किस्म की और कुछ नहीं तो मोटिवेशन मैं वन लाइनर सामने बैठ के दे सकूं। मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि मैं उनको चेक्स जारी करूं, मैं उनको लैपटॉप्स दूं, मैं वो नहीं कर सकता, बट मैं उनको अप्रिशिएट कर लूं वन बिल्कुल। लाइनर। तो अब जाहिर है जब आप फिक्रे मुआश में होते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, आपने काम करना होता है, स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, फिर आप इस तरह के शौक पूरे नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मुझे ये लगता है कि आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपने उस काम की इतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसको किसी न किसी तरीके से आप एक ब्रैकेट बनाएँ, उसके अंदर चीज़ें ऐड अप करें, आप अपने सारे शौक पूरे कर लेंगे। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो जाती है ना, आपका काम जो है एक ऑटो मोड पे लग जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस पे नज़र नहीं रखनी, नज़र हमेशा रखनी है। लेकिन उसको अगर आप ऑटो मोड पे कर देंगे तो आप अपने बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान रख सकते हैं। आप देखें अंबानी फैमिली जो है, हाँ मतलब जी, वर्ल्ड नोन फैमिली है, बिल्कुल। दे आर द रिचेस्ट वन्स इन दिस रीजन, इन फैक्ट इन द वर्ल्ड एज़ वेल। फोर्ब्स में पता नहीं कितने उनके नाम हैं, कितनी उनकी वेल्थ है। आप जब उनको वो बिज़नेस पोर्टफोलियो ओपन करके देखते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक नहीं हैं। हुँ, मतलब कि अगर वो टेलीकॉम का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका बेटा ज़ू बना रहा है। तो अगर वो हो सकता है जी वो अभी उन्होंने कोई एयरलाइन शुरू कर ली है। अब मोबाइल फ़ोन, सिम और एयरलाइन दे आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक उनका कोई दवाई का बंदोबस्त होगा, जो मेडिसिन बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, केमिकल का कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कहते हैं ना कि भई मतलब हो नहीं सकता, आपके जितने शौक हैं जस्ट राइट दीज़ डाउन, आप उनको लिख लें अपने पास, चीज़ें करें, जो कोर चीज़ आपकी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपको अवेलेबल है, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ कि आई बिलीव इन अवेलेबल रिसोर्सेज़। जो आपको अवेलेबल रिसोर्सेज़ है, उसको फ़ोकस करें, उसको काम करें, उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें। इकोनॉमिक्स इज़ द की, ऑल्दो आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, बट इकोनॉमी इज़ द की। जब आपकी इकोनॉमी देखिए, वो घर की हो, वो दुकान की हो, वो दफ्तर की हो, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, वो किसी मुल्क की हो, इकोनॉमी के ऊपर ही सारी बात है। जब आपकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होगी, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी जो है वो, आपके जितने बाकी वाले शौक हैं, अब मतलब ज़रूरी नहीं, मुझे ये लगता है एक डिज़ाइनर शूज़, काश मुझे ना मैं जूते बनाता, कि मुझे बूट बनाने का बड़ा शौक है। मेरे हालात ने, मेरे माहौल ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मुझे कहा जी भई आप वकील बनें, आप जाके प्रैक्टिस करें। तो आप अपनी लॉ फ़र्म को एस्टेब्लिश करें, अच्छे तरीके से करें, तो चीज़ें हो जाती हैं। आप टीम्स हायर करें, आपको मेन ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करें। आप टीम बनाएँ, बच्चे ढूँढें, आजकल आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में तो स्पेसिफ़िकली हर एक चीज़ की स्पेशलिटी करा के बाहर भेजा जा रहा है। सही कहा। मतलब ये आप पहले होता था फैशन डिज़ाइनिंग, अब उनको जब ओपन करके देखा जाए तो शू डिज़ाइनर और हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर और हैं, ड्रेस डिज़ाइनर और हैं, फिर ड्रेस के अंदर फर्दर क्लासिफ़िकेशन है, ये सारे लोग मुख्तलिफ हैं। तो आपको तो हर चीज़ मिल जाती है। इंटरनेट्स आपके पास हैं, आप जॉब्स लिस्ट करें, फ़ौरन लोग आ सही है। जाते हैं। व्हाट ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू बिल्ड अप अ सिस्टम। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एआई के आने से ये सब चीज़ें थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो गई हैं? कहते हैं ना लोग कि जॉब ईज़ी हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एआई उनका काम तो ले गया है तकरीबन। आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए हो, आपने उसको देना है, एआई को प्रॉम्प्ट देना है, आपके पास पूरी एप्लीकेशन रेडी है। सर आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द आईटी इन नहीं, आईटी की नहीं, मैं वैसे जनरली एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको। लेकिन मैं मुझे ये पता है, मुझे व्हाट माय फीलिंग इज़ के अ, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जब ये मोबाइल फ़ोन आए, तो हमने सुना कि ये ट्रांसपोर्टर्स का जो है ना काम, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक। मोबाइल फ़ोन आने से मतलब व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन? अ डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द अदर यस, हू इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर, यस। आपके सामने नहीं है। हाँ, अच्छा, पहले आपको क्या करना पड़ता था? आपको ट्रांसपोर्ट करके घर पे उसके जाना और पड़ता। लेटर वगैरह भी देना पड़ता आपने है। जनाब एक डाकिया था, उसने साइकिल पकड़ी, टाँगा पकड़ा, बस पकड़ी, रेलगाड़ी पकड़ी, उस गाँव गया, जाके कम्युनिकेट कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। अब आप कम्युनिकेशन देखें, आप व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन स्टिल इज़ देयर। आई थिंक वो जो
इन सब चीज़ों के आने के बाद ना जो एक हायरार्की जो आप बात कर रहे थे उसमें रोल्स स्विच हो गए हैं चीज़ों के, लेकिन बंदे सिस्टम में है। बंदे सिस्टम में हैं, बंदे सिस्टम में रहेंगे। हाँ, इसको बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता, जॉब्स कम होंगी, मज़ीद जो स्मार्ट लोग होंगे, जो प्रूव करेंगे कि भई आई एम वर्दी ऑफ बीइंग हियर, तो वो रहेगा। जो बिल्कुल जिसने लाइटर मोड में है, जिसने चीज़ों को बिल्कुल लाइट लिया हुआ है, ज़ाहिर है वो फिर अपनी नौकरी को वो अगर वो काम नहीं कर रहा, वो एक ऑर्गनाइज़ेशन के ऊपर बोझ बना हुआ है, तो ये अदरवाइज़ भी होना है। ये जो रिफॉर्म्स आते हैं, ये होते हैं, इस तरह के लोगों को वो लेके जाते हैं। बट है फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जो बिल्कुल वो जो है ना वो ह्यूमन रेस को वो ख़त्म कर दे। जिस तरह रोबोट्स आ गए, अब नो ना असले की ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत है, वेपनाइज़ेशन होगी। मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी, इफ़ेक्ट भी करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होंगी, सपोर्टिव होंगी। ठीक है। अच्छा रोप भाई, आपने ना एक थोड़ी-सी डिप्रेशन पे बात की थी कि ये चीज़ क्या आप रिपीट करना चाहेंगे उस बात को? मैं क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा-सा अगेंस्ट उसके ओपिनियन है। आपने आई थिंक बोला था कि डिप्रेशन एक वो ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ये नहीं है कोई। सर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, डिप्रेशन आपको ज़्यादा अगर आप इसका एनालिसिस करें, तो आपको किधर ज़्यादा नज़र आता है? हुँ, आपको डिप्रेशन उस फेज़ ऑफ लाइफ में नज़र आएगा जो स्ट्रगलिंग होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस दौर में स्ट्रगलिंग कौन है, इसको मज़ीद नैरो डाउन करते हैं। हुँ। इस दौर में स्ट्रगलिंग वो हैं जो टीनेजर अच्छा हैं। पहले मैं ना सवाल कर लेता हूँ, माज़रत आपको काटा है मैंने, लेकिन मैं पहले सवाल कर लेता हूँ। मेरा सवाल इसके रिलेटेड ये था कि ये मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन हो रहा है डिप्रेशन और ये जो बर्नआउट वगैरह है, ये बर्नआउट तो आपको भी हुआ होगा, कहीं न कहीं हुआ ही होगा। ठीक है, आपके ख्याल से क्या चीज़ कॉज़ करती है इसको? आप ये अब कंटिन्यू कर अच्छा, सकते हैं। इसमें डिफरेंट फेजेज़ हैं। मैं ठीक लेडीज़ है, समय फेज़ की बात की है। चलें आपकी जनरेशन को ले लेते हैं, जेन ज़ी को ले लेते हैं ठीक है, कि अच्छा डिप्रेशन किस में आता है जी? जो स्ट्रगल कर रहा होता है। और ठीक इस है, वक़्त में कौन स्ट्रगल कर रहा है? जो 20 साल के आगे-पीछे के बच्चे हैं, और ठीक, 20 साल के आगे-पीछे के बच्चे कौन हैं? जनरेशन ज़ी हैं। ठीक ठीक है, है? ठीक है, अब अच्छा जी, फिर अल्टीमेटली हमने क्या हाइपोथेसिस क्या बना लिया जी? जो जेन ज़ी हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम टीनेज और उसमें थे, हम भी शायद डिप्रेस हुए हों। क्या करेंगे? किधर जाएँगे? कैसे करेंगे? ये कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? ये चीज़ें होती हैं। और ये सिर्फ़ इधर नहीं है। I recently learned a new term which is called midlife crisis मिड लाइफ by क्राइसिस, by ठीक है। one of my mentor, जो आगे मैंने उनका नाम भी लिया है, कि मैंने कहा सर मतलब सारा कुछ हो गया, अब क्या करें? मतलब नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अब पता नहीं चल रहा, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। क्या करें अब? तो फिर उन्होंने कहा भई देयर इज़ अ फेज़ व्हिच इज़ नोन एज़ मिड लाइफ क्राइसिस, इसको पढ़ें और इसको देखें। देखिए क्राइसिस साइकोलॉजिकल हैं, वो डिप्रेशन है, ये चीज़ें हैं, नेचुरल हैं। आप देखें ना, प्लेयर्स जो होते हैं वो सम टाइम दे आर इन द फॉर्म एंड सम टाइम दे आर नॉट। तो चीज़ें चलती हैं, डिप्रेशन होता है। ज़्यादा प्रोमिनेंट किधर हो जाता है? उन बच्चों के लिए जब वो सारे एक ही एज ग्रुप के होते हैं और वो सारे एक जैसे मसले में होते हैं, और ये अभी से नहीं है। अभी क्योंकि ड्यू टू ये जो ओपननेस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गई हैं हर चीज़ें। जो कुछ भी आपने फ़ील किया, लिख डाला कि फीलिंग दिस, फीलिंग दैट। तो ये तो अभी आप लोग शायद फिर इसको कम करते हैं। हमारी दफ़ा तो फ़ेसबुक नई-नई आई थी, तो उसके ऊपर तो वो हर बंदा जो है ना वो फीलिंग जॉय, फीलिंग सॉरो, फीलिंग सैड, तो ये हम लोगों ने फिर इमोट्स आए थे नए-नए हाँ, फेसबुक पे। तो ये होता है। ये एक्सप्रेशंस हैं, अभी ज़्यादा हैं, पहले नहीं थे। ये ठीक है, होते हैं। ठीक कॉमन किसमें होते हैं? जो स्ट्रगल वाले। मुझे ये लगता है कि जो मतलब करियर्स के ऊपर हमेशा चीज़ कहीं न कहीं से घूम के इकोनॉमी के ऊपर आके रुकेगी। ठीक है, इकोनॉमी आपकी मज़बूत होगी, अब आप लोगों के पास जो रील्स आती होंगी, सॉरी, जो आप लोगों के पास रील्स आती होंगी, उन रील्स में क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मिलियनियर एंड अ बिलियनियर। मिलियनियर के पास घर अच्छा होता है, गाड़ी थोड़ी-सी मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू ये वाली होती है, वो सारी चीज़ें डॉलर-शॉलर ये वो। जो बिलियनियर होता है उसके पास जो है प्राइवेट जेट्स होते हैं, उसके पास उससे अगली फरारीज़ पे वो आ जाता है, बड़े मैंशन्स होते हैं, टेक्सास में एंड ऑल, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब ये वाली चीज़ें जो है ना वो आप कर लें, अगर आप सेटल कर लें, तो इस तरह की चीज़ें ये अभी एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं, पहले इस तरह नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन जो है नेचुरल है, ये होगा। हमारी एज में आएगा तो मिड लाइफ क्राइसिस कहलाएगा, आपकी एज में आएगा तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेस्ड एंड वो सारी चीज़ें, वो टाइटल्स होंगे। नेचुरल फिनोमेना है, रहेगा। बट करना क्या चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए? इमीडिएट स्टेप्स लें, छोटे टारगेट्स रखें। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ों से डिप्रेशन आएगा कि अल्टीमेटली मैं 10 कनाल का घर कैसे बना पाऊँगा कि मैं बिलियनियर की लिस्ट में आऊँ?
आप ठीक है, आपने अपने ज़हन में गोल सेट करना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर आप जो आपके पास है, तो आप कर लें सेट, इसको कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस टू काउंटर डिप्रेशन इज़ टेक इमीडिएट स्टेप्स इन व्हाटएवर डायरेक्शन, टेक इमीडिएट स्टेप्स। छोटे, प्रिसाइज़, बस उससे आपने यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू जस्ट टेक अ सिंगल स्टेप। आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में थोड़ा उल्टा चल रहा है, लेकिन मैं आपकी एक जो आपने बोला टेक इमीडिएट स्टेप्स, मैं बस ये कहना चाहूँगा टेक इमीडिएट पॉजिटिव स्टेप्स। हाँ, यू आर वेरी राइट। थैंक यू फॉर बिकॉज़ ये जो चीज़ है ना, ये लोग फिर वो दूसरे में ले लेते हैं, इमीडिएट स्टेप है तो कोई भी इमीडिएट यस, स्टेप लेना है। यू आर वेरी राइट। हाँ, थैंक यू फॉर हाँ, तो करेक्टिंग मी। बस ठीक है, इसको बस आप, मुझे ये लगता है कि आपको निकलना चाहिए इससे। हाँ, अच्छा, आपने ना मतलब बुक्स वगैरह की बात की कि उनने बोला था कि बुक्स पढ़ो। मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई, मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ देखी है, रिलेटेड तो नहीं है इस चीज़ से, वो रिलेटेड है थोड़ा हॉरर वगैरह से, काफ़ी वो जो रील्स पे काफ़ी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो उसमें वो है बेसिकली, क्या है, भे नाम है सीरीज़ का, गौरव तिवारी की कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उसकी सीरीज़ है। तो उसमें उसका एक स्लोगन होता था, नॉलेज कैंसल्स फियर। बाद में खैर चेंज हो गया था, वो चेंज वाले को हम नहीं देखते, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि आप नॉलेज जब आपको ज़्यादा होती है ना, उतना आपका जो शऊर बढ़ता जाता है, आपका फियर उतना कम होता जाता है। ठीक है, इसको लेट्स मेक अ लिटिल ह्यूमरस और फनी कि ये आज से कोई 2500 साल पहले भी किसी ने ये सोचा था। हम्म, ही वाज़ फेमस, उसका नाम था, वो लॉर्ड था एक ठीक है, उसमें, ठीक है। तो लिटिल फिंगर उसे कहते थे। तो वो ठीक है। कहता था कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज नॉलेज इज़ पावर। पावर। यस। सच जी, नॉलेज जो है सबसे बड़ी ताकत हाँ। यही है। तो अ क्वीन वाज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, तो शी सेड, "सीज़ हिम, नाउ कट हिज़ थ्रोट।" The guards came closer, they were just going to cut his throat, and she said, "Okay, stop it. I just changed my mind. Step back." Okay जी, वो सारे पीछे हो गए गार्ड्स। ठीक है। ओके, शी एडवांस्ड एंड शी किस्ड हिम। तो उसने कहा जी, पावर इज़ पावर। पावर इज पावर। तो ये जो बात है कि नॉलेज कट्स द फियर, ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये भी एक साइड इसकी है। वो वही बात है ना, नज़रिए होते हैं अलग अलग तरह के। खैर अच्छा, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो चलो है ही, ये एक चीज़ है। आपको क्या लगता है, आपने मेंटरशिप के अंडर भी आपने काम किया है, आपने लोगों को मेंटर भी किया होगा, कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटरशिप टू डील विद मेंटल हेल्थ चैलेंजेस? सर जी, इसके ना कॉजेज़ देखते हैं पहले। ठीक व्हाट है। आर द कॉजेज़? ठीक है। व्हाई, मतलब ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले से ज़्यादा तनासब होगा, लेकिन व्हाई इट इज़ मोर जो है ग्रोन अप इन दिस पर्टिकुलर एज फ्रेम। ठीक है। अब इस एज फ्रेम जो जेन ज़ी है पर्टिकुलरली, देखें ये जो रील्स की आपने बात की कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट ओरिएंटेड हो चुके हुए हैं, ऐसे ही है। ठीक है? हाँ जी। अ, हमने अपना विज़डम, हमने अपनी अकल, हमने अपनी जो जीनियस कंसाइज़ है, ये आउटसोर्स कर दी है। आपका आप ब्रेन जल्दी से स्विच मारा, आप आपका 10 ब्रेन। बंदे बैठे होंगे, आपको बताएँ जी 50 में 59 जमा करो, तो उसके अंदर से फिर उसको तक़सीम 3 कर दो, ये कर दो। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे, आपका विज़डम इज़ ऑलरेडी आउटसोर्स्ड। तो आप कहेंगे कैलकुलेटर लाओ, कैलकुलेटर लाओ। ठीक है। ऑल्दो आपसे पहले लोग करते आए हैं। मतलब जो मैथमेटिशियन हैं, दे वर देयर, तो सारी इतनी इन्वेंशंस एंड ऑल दैट, इतनी एडवांसमेंट सारी स्टडीज़ में, एजुकेशन में हुई, मैथ्स में हुई। हमने जब अपना विज़डम आउटसोर्स कर दिया है, डिपेंड कर दिया टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, शॉर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, तो चीज़ें ज़्यादा कॉज़ करेंगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। अब तो मुझे लगता है कि रीसेंट स्टडीज़ आई हैं कि ये जो रील्स को और ये टिकटॉक को, ये जो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम्ड जो वीडियोग्राफी है, इसको डिस्करेज किया जा रहा है। कि भई ये तो आपको बिल्कुल ही वो कर देंगे, आपका तो वो बड़ा, खत्म कर देंगे आपका आप दिमाग। जो अपना जो सलाहियत है किसी चीज़ को देखने की, उसके अंदर रहने की, उसको फ़ील करने की, ये तो ख़त्म होती जा रही है। मतलब एट 1 सेकंड यू आर वाचिंग अ गर्ल फ्रॉम 90s, शी इज़ डांसिंग ऑन एन ओल्ड सॉन्ग, एंड नेक्स्ट मोमेंट यू आर सीइंग अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसका टोटल ही 180 डिग्री डिफरेंट कल्चर है, वो आके तो अपना कोई एक्ट कर रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आप लोगों को फिर वो डिप्रेशन ऑल दैट, क्योंकि कुछ वो चीज़ें रह नहीं रही। देखें, कोविड-19 आया, तो मुझे ये लगा
कि अब हम इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे? ये फ़ील होना शुरू हो चुका था। फिर हमने कोविड-19 के बाद ये दुआ की, यार आपको पता है कि पहले तो ऐसे होता था, पहले तो आपको सिर्फ़ टिकट लेते थे, वीज़ा लेते थे, आप चले जाते थे। अब आपने क्वारंटाइन पैकेज बुक करना है, अब आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, अब आपने उधर जाके क्वारंटाइन करना है, फिर आपको फ्लाइट के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। मतलब इट वाज़ वेरी सिंपल बैक देन। लेकिन कोविड आने से वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मुझे ये लगता है कि हम साइकोलॉजिकली भी इतने आगे चले जाएँ कि हमें इस तरह का कोई पॉज़ मिले और वापस से शुरू करना पड़े, हमें पहले ही अपनी चीज़ों को बैलेंसाइज़ करना चाहिए। और इसमें आपने वो रील्स की बात की, इसमें एल्गोरिदम का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने 1-2 रील देख लिया है ना, सैड रील देख ली है, फिर आप वो देखते जाएँगे। फिर वो जो रील है आपके दिमाग में फ़ीड होती जाएगी और वो आपका जो है आपको फ़ील लो करवाती रहेगी, लो फ़ील करवाती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा हाथ है मेरे मैं ख्याल से। क्योंकि आपसे पुरानी जनरेशन से हूँ, मुझे चीज़ें थोड़ी-सी प्रैक्टिकल करके समझ आती हैं। ठीक एक है। दिन मैंने गाना सुना टिकटॉक के ऊपर, तो वो मैंने सुना, मुझे पसंद आया, मैंने लाइक भी किया, मैं सुना। उसके बाद ती वही आ रहा होगा। तीसरी रील के बाद वो दोबारा आ गया, चौथी के बाद वो इतना ज़्यादा आया, मैंने सुबह दफ़्तर आके लड़ूँगा, यार वो गाना ਜਿਹੜਾ नवा आया वो सुना है आप लोगों ने? तो कहते हैं कौन-सा? मैं कहा यार वो ये वाला वो उनको नहीं पूरी पता। टिकटॉक पे छाया हुआ है। कहते नहीं हमें तो नहीं पता। मैं कहा ये कैसे हो सकता है आप लोगों को नहीं पता? तो एक को पता था बट नॉट एट दैट एक्सटेंट जिस तरह मुझे पता मुझे तो ये वही बात था। है ना, आपके एल्गोरिदम को फ़ीड होगी हुई तो थी वो चीज़। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये देखें ना, कंट्रोलिंग हैं और ह्यूमन जो साइकी है, ये मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल को प्रेफ़र नहीं करती है, इसके साथ कंफ़र्टेबल नहीं होती, कंपैटिबल नहीं होती। तो ये चीज़ें नुकसान कर रही हैं। एल्गोरिदम एग्ज़ैक्टली। आपको कहीं और लेके जा रहा है, आपको अपनी डायरेक्शन से। अगर आपकी हट रहे हो। जो वो दोस्त है वो आपसे नाराज़ हो गई है, तो आपने कोई एक शेर सुन लिया, तो अभी अगले आपने 5 मिनट अगर आप जब तक आप उसके ऊपर आपने वो इस तरह की पोएट्री और वो शायरी सुननी है और वो आपको बिल्कुल रियलाइज़ करवाएगी कि भई आप तो लुट-पट गए हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा लॉन्ग ओरिएंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा इंस्टाग्राम जो है बिल्कुल वो ह्यूमरस है। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ह्यूमर है। अब मैं टिकटॉक पे मैंने शेरो-शायरी थोड़ी-सी लाइक वगैरह कर दी हुई है। उस दिन से रहो भाई, वही चीज़ है, वही आ रही है। तो अच्छा, मैं ये पर्सनल सवाल है थोड़ा-सा, अगर करके बुरा लगता है तो माज़रत, नहीं जवाब देना, स्किप हो जाएगा। ठीक है। हैव यू एवर फेस्ड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस योरसेल्फ? जी, जी, इसमें एंड उसको कोप कैसे किया और बाद में आप क्या सोचते हैं उसको कैसे करना चाहिए था? कोई चेंज करना चाहिए था? देखिए, मैं छोटी-सी बात बताऊँ कि जो मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया, अपनी चीज़ें बताई, शुरुआत जिधर से हुई, जिस हालात से, जिस इकोसिस्टम से हम हुए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना मेंटल हेल्थ को लेके, वो होती है फाइनेंशियल फेलियर से। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि हम जिस क्लास ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे इकोनॉमी होगी, सोसाइटी में फिर आप कुछ चीज़ें करने के काबिल होंगे। तो देयर इज़ नो डाउट इन इट, इट इज़ अ नेचुरल थिंग हुँ, कि फेस किया है, बहुत दफ़ा किया है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिसमें आपने मुझे करेक्ट भी किया, आई जस्ट ट्राइड कि मैं इस सिचुएशन से किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक दफ़ा निकल जाऊँ। ठीक है, आई टूक टाइनी स्टेप्स जस्ट टू आप उससे आप दूर हो जाएँ। ठीक फिर है, होता है, फिर चीज़ें ऑटोमैटिकली कवर अप होती हैं। सही है। अच्छा रऊफ भाई, आपको क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में मसला क्या है? क्यों नहीं ये मतलब एक वो राइट मेंटल स्टेट पे आ पा रहे? अच्छा, मुझे एक छोटा-सा एक जो मुझे जो लगता है अंडर माय वेरी हम्बल ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि अ, और दिस इज़ वेरी सिंपल, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। This is very simple, a very simple causes that leads to this disturbance, I can say कि मैं एक आपको प्रॉब्लम बताऊँ, मुझे क्या प्रॉब्लम नज़र आती है इनमें कि मैं क्योंकि थोड़ा-सा जेन ज़ी के साथ मेरा इंटरेक्शन है अपनी फाउंडेशन की वजह से, उसमें बच्चे हैं जो वॉलंटियर्स हैं, जो काम करते हैं। ठीक है, मुझे ये लगता है कि वो स्मार्ट तो हैं, वो अवेयर तो हैं, इन्फॉर्मेशन तो उनके पास बहुत है, बट दे लैक टीम वर्क। ठीक है, अच्छा जी, अब टीम वर्क कैसे लैक करते हैं? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है टीम वर्क की। ट्रेनिंग कैसे होती है टीम वर्क की? मुझे ये लगता है कि हमारे दौर में अभी एक रीसेंट वाक़ये के साथ भी इसको मैं वो लिंक करता हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारे दौर में टीम वर्क इनबिल्ट होती थी। मसलन, आपने स्कूल जाना है, आपने गली के 10 बच्चे इकट्ठे होने हैं, फिर आपने स्कूल जाना है। मतलब पैदल जाना होता था। ये अभी तो रिक्शे और अभी खुद छोड़ना, बच्चे ड्राइवर एंड ऑल, अब तो ये सारा कुछ कॉमन हो गया हुआ है।
टीम वर्क की इब्तिदा इधर से होती थी। सुबह घर से निकलना है तो जो सबसे आखिरी गली में रहने वाला बच्चा उसे सबको बुलाते जाना है, 10 बजे इकट्ठे उन्हें स्कूल जाना है। ठीक। अब स्कूल जाके जब तफरी टाइम होना है, जिसको आप लोग रिसेस और ब्रेक टाइम कहते हैं, तफरी टाइम होता है, तफरी टाइम में आपने क्या करना है कि भाई आपने गेम्स खेलनी है। अब गेम कौन सी खेलनी है? गेम्स अगेन जो हैं वो उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा महंगे रैकेट्स वगैरह तो नहीं थे आपके पास, एक गेंद और एक बल्ला होता था। ठीक। तो वो अब गेंद बल्ला और एक फुटबॉल होता था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये तो बेसिकली देखिए 10-10 बंदे या 8-8 बंदे होंगे तो फुटबॉल का ग्राउंड बनेगा तो खेलेंगे ना। ठीक है। तो क्रिकेट भी इसी तरीके टीम वर्क की जो बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं वो मिस हुई हैं, ठीक है? अब क्योंकि पॉपुलेशन की ओवर ग्रोथ की वजह से ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं, स्टेडियम्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उस तरह बच्चे गलियों में नहीं जाते। हमारी दफ़ा तो हम स्कूल से आते थे तो मगरिब की अज़ान वाज़ द लिमिट कि आपने इस वक़्त वापस आना है और उस वक़्त हमने घूमते रहना और खेलते रहना। ये बुनियाद अब आपको घर में बैठ के परेशानी क्यों नहीं होती, मसला क्यों नहीं होता, आप तंग क्यों नहीं पड़ते? हम लोग तो कैद महसूस करते थे क्योंकि आपके पास डिवाइसेज़ हैं। जब आपके पास डिवाइसेज़ हैं, आपको उस पर्क्स का पता ही नहीं होगा। हमारे पास द ओनली लेयर एक्टिविटी वाज़ के गो आउट एंड प्ले। तो आपको जो प्ले वाला फैक्टर है, वो आपके घर में बैठ के आपके फ़ोन के ज़रिए आपको हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। टीम वर्क जो है वो आप लैक करते हैं और टीम वर्क इन छोटी-छोटी चीज़ों के कम्युनिटीज़ की जो बिल्डिंग थी कि आप मतलब कम्युनिटी सेटअप का हिस्सा है कि आप बच्चे स्कूल इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे वापस आते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं बुनियादी, ये मिस हुई हैं और इसकी वजह से उनकी टीम वर्क की कमी है। वो दे आर वेरी ब्रिलियंट, उनमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी है, उनके पास सारा कुछ है। बस ये छोटे जो सोसाइटल चेंजेज़ हैं, इनकी वजह से एक चीज़ जो है उसकी कमी पैदा हुई है एंड ठीक है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये मेरा इस सेगमेंट का लास्ट सवाल होगा। आप उस बंदे को क्या एडवाइस देंगे जिसको लगता है कि वो टैलेंटेड है ही नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता? लाइक होते हैं ना कि हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट इज़ समथिंग दैट कैन वर्क विद कंसिस्टेंसी एंड मेक यू सक्सेसफुल। बट देयर आर पीपल दैट फ़ील कि टैलेंटेड नहीं है तो कंसिस्टेंट होने का भी फ़ायदा नहीं है। नहीं, मुझे ये लगता है कि माय एडवाइस फॉर दोज़ गाइज़ हू थिंक दे आर नॉट मैं खुद अपने आप को मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है। मतलब मुझे वो घर के रिश्तेदारों के मोहल्ले के सारे बंदे बटन बिजली का चेंज करना पड़े कर लेते हैं, मेरे से वो भी नहीं होता। मुझे उसका सीधे उल्टे का समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं सबसे कम टैलेंटेड हूँ। ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी एक फ़ियर है उनके आगे कि मैं क्योंकि वो इतना डिप्रेस हो चुके हैं, इतना उसको माइनस में ले चुके हैं कि ठीक। उन्हें लगता है कि भई मैं कंसिस्टेंट हुआ भी तो मैंने फ़ेल ही होना है। ठीक है। आप इसको छोड़ें, शॉर्ट स्टेप्स पॉजिटिव्स के साथ आप चलें, कंसिस्टेंट हों। ये दिस इज़ अ वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेमस टॉक कि जो कंसिस्टेंसी है या जो डिसिप्लिन है दैट बीट्स टैलेंट। ठीक है। सिर्फ़ उसके बराबर नहीं आता, इक्वलाइज़ नहीं होता, उसको बीट कर देता है, उससे भी एक स्टेप आगे चला जाता है। ठीक है। माय एडवाइस फॉर दोज़ जस्ट गो आउट एंड ट्राई एंड ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग इन अ सेम फ्रीक्वेंसी बस। कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। होंगे जी, कभी ना कभी नहीं, ज़रूर होंगे। ज़रूर होंगे। अच्छा रऊफ़ भाई, इसी नोट के साथ फिर ख़त्म करते हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगले राउंड को शुरू करने से पहले 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में जवाब देना है कि हाउ मच डू यू लव पाकिस्तान? देखिए, रूटीन में तो ये एक 2-3 बड़ा कॉमन वर्ड्स। सा सवाल था। अच्छा, वेरी मच। वेरी मच। ठीक है। अच्छा, इसी नोट के साथ हम अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। मैं आपको 2 सिटीज़ के नाम दूँगा। उसमें होगा कि आप पहले जो 2 नाम दिए उसमें से आपने जो एक चूज़ होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा ठीक है, और उसके साथ मैं आपको एक नया नाम दूँगा। फिर जो एंड पे इस तरह बचेगा ना वो सिटी विनर होगी। सिटी एडिशन है, मैंने ठीक आपके है, लिए बनाया। ठीक है। लाहौर और कराची, जल्दी-जल्दी जवाब देना। लाहौर, ठीक है? लाहौर और कराची में लाहौर हो गया, ठीक है। लाहौर और पेशावर, लाहौर, लाहौर और फैसलाबाद, लाहौर, लाहौर और कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, कश्मीर और इस्लामाबाद और गुजरात, गुजरात, गुजरात और सियालकोट, गुजरात, गुजरात और मुल्तान। गुजरात, गुजरात विन्स। थोड़ा-सा मेस अप हो गया इस सेगमेंट में बट गुजरात विन्स दिस गुजरात टाइम। विन्स ऑफ कोर्स। अब हमारा टाइम है हमारे सबसे जो फ़ेमस कह लें मसाला माइक जिस चीज़ के लिए फ़ेमस है। हुँ, मसाला है तो ये सेगमेंट के बगैर इनकम्प्लीट है मसाला माइक। ठीक इट है, इज़ टाइम फॉर द स्पाइस और साइलेंट सेगमेंट। ये इसमें होगा ये कि मैं आपसे सवाल होंगे, ये हमारे पास जी मिर्चें आ गई हैं, प्लेन मिर्चें। रऊफ़ भाई
इसके बाद Oh मेरे my साथ God. मेरे साथ थोड़ा सा सेम शायद ना रहे लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सेगमेंट अच्छा जाएगा। इसमें होगा ये कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल का अगर आपने जवाब नहीं देना, ये मेरे से पड़ी है, ये उठा के आपने खानी है, ठीक है? अच्छा जी, स्टार्ट करें फिर? I'm रेडी है? ready जी। ठीक है। व्हाट्स वन करियर डिसीजन यू रिग्रेट बट डोंट टॉक अबाउट पब्लिकली? Leaving the Pakistan Army. Leaving the Pakistan Army. Have you ever taken a case, deal, or opportunity mainly just for money? Yes. What's one harsh truth about law in Pakistan people aren't ready to hear? Harsh truth. खा सकते हो। Lawlessness. नहीं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये तो आपने एक वर्ड बोल दिया, हाँ, ये एस्केप नहीं करने देता मैं। lawlessness है जी। नहीं, लॉलेसनेस मतलब आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, व्हाई? ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने दूंगा, एक हार्श ट्रूथ है। आप रिपीट करें क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट्स वन हार्श ट्रूथ अबाउट लॉ इन पाकिस्तान पीपल aren't ready to hear? ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिज्म है, बहुत ज़्यादा, मतलब लगता तो है वी आर फ्री नेशन, वी आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हैं, मुश्किल हैं चीज़ें, इतना ज़्यादा आसानी से इजहार बिल्कुल खुल्लम खुला नहीं किया जा सकता यहाँ मुझे पे। लगता है आप पहले बंदे होंगे जो मिर्ची खाए बगैर यहाँ से जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगला सवाल कर दूं? प्लीज़ कर दूं? कर दो। Who was the last person who truly challenged your ego? Name him. I cannot. ओए होए, दिस इज वेरी टफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल कर दें, रेडी है अगले सवाल के लिए? ठीक है। टेल मी अबाउट अ मोमेंट व्हेन योर करियर वाज ऑन द लाइन। मुझे लगता है मिर्च आपने खा ली है। 2017 ठीक है। एंड 2023। 2000 मोमेंट क्या थी? मोमेंट बतानी है ना, ईयर तो आपने बता दिया। हाँ, कोई ये कोई थे, भी एक बता दे मोमेंट। मैं बताता हूँ। मोमेंट ये थे कि देयर वाज अ मोमेंट कि हमारी फर्म ने पूरा एक जहाज़ जो है, पूरी एक फ़्लाइट बुक की थी पाकिस्तान से एंतबे के लिए, ठीक है, फॉर दोज़ जो यूनाइटेड नेशंस के मिशन पे जा रहे थे। तो दैट वाज़ अ प्राउड मोमेंट एंड अ माइलस्टोन फॉर अस कि सियालकोट से एक एंतबे की फ़्लाइट है, उसके अंदर 135 बंदे एंतबे जा रहे हैं, इट इज़ इन युगांडा, वो सारे के सारे हमारे दफ्तर से शुरू हुए हैं। ठीक है। सो आई थिंक सही है। दैट, कब था? 2017 वाली मोमेंट थी? या 17 वाली मोमेंट थी। ठीक है। कंट्रोवर्शियल। वुड यू सपोर्ट इमरान खान और नवाज शरीफ? नो, इट इज़ वेरी ऑब्वियस नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। ठीक है। Do you think certain judges are just there because they are puppets of establishment? नहीं जी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको और मिर्ची खिलाऊं इसके बाद। तो यहाँ पे हम फिर सेगमेंट एंड करते हैं। हमारा एक फाइनल सेगमेंट है अब, ठीक है? रेडी है उसके लिए या थोड़ा सा टाइम चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए मिर्ची? रेडी हो? आई एम रेडी। तो यू हैव मेड इट फाइनली। हाँ, सो दिस इज द टाइम फॉर द मसाला कम्युनिटी क्वेश्चन, जिसमें आपको ये पता ही होगा मैंने स्टोरी लगाई थी क्वेश्चंस के लिए। तो कुछ सवाल है मेरे पास आपसे करने को, ठीक है। तो वो मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है? अच्छा, मोस्टली ये मेंटरशिप। इफ आई टेक वाटर, क्योंकि ले लें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये आप किधर से ले आए हैं इतनी कड़वी मिर्चें? हो, बस, दिस इज मसाला माइक। दिस इज एक्चुअली वेरी स्पाइसी। थैंक यू। अच्छा जी, चले हम सवाल शुरू करते हैं, ठीक है? व्हाट इज द इजी, बेसिकली क्या है, ये जो ज़्यादा सवाल है ना मेरे पास मेंटरशिप टाइप क्वेश्चन ठीक है, है, ठीक ये उस तरह के नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी है जो है। भी है। अच्छा, व्हाट इज द इजीएस्ट वे अ यंग पर्सन कैन डिस्ट्रॉय देयर लाइफ? टू गेट ड्रग एडिक्टेड। Drug addicted. Is it okay to restart in your 20s or 30s? Or do you think society rushes you too much? इट इज ओके टू रीस्टार्ट। Okay. What's one cultural norm we need to stop glorifying? कल्चरल के कोई मतलब नॉर्मल एक चीज़ है जैसे बनी हुई, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कुछ भी। बीइंग टू मच फंडामेंटलिस्ट ऑफ रिलीजन।
ठीक है. For students considering law, what's the reality they should know but no one tells them? It is a very hard field, specifically economic point of view. You will be needing 5 years minimum to get to that particular stage जहाँ पे आप freely earn कर सकें. ठीक हो गया. मतलब This is tough for the beginners. This is tough for of those. course, of This course. is tough for those who are first generational lawyers. हाँ हाँ. This is अच्छा. tough for those. ठीक है. वो एक Be ready. मतलब all those who are inspiring are trying to become a lawyer. But please remember, if this is the first generation, आप किसी रिलेटिव को, अपने फादर को या किसी भी और अपने रिलेटिव की फर्म को ज्वाइन नहीं कर रहे, और इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर यू इन दिस करियर, और द रेलेवेंस टू दिस मुश्किल होगा. वो बैकअप प्लान तो आपके पास है ही नहीं ना कि जो आप कोई भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया बस ये खत्म, ये हमारा मुश्किल काम है. होगा. ठीक है. अच्छा, ये क्लास सवाल है. हमने बर्नआउट पे पहले भी बात की थी. हम्म. तो इज बर्नआउट अ साइन ऑफ वीकनेस और द साइन ऑफ दैट वी आर पुशिंग टू हार्ड? That we are pushing too hard. टू हार्ड. अच्छा, इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो गया. ये एक लास्ट सवाल मैं आपसे कर देने लगा हूँ एपिसोड एंड करने से पहले और सीजन एंड करने से पहले, बिकॉज हमारा ये सीजन एंड होने वाला है. ये इस कैमरा पे आपने देख के एडवाइस देनी है हमारे यंगस्टर्स को, मुझे, कि हम कैसे अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसमें सक्सीड कर सकते हैं. सबसे पहले तो बच्चों, आई वुड लाइक टू से कि नो योरसेल्फ का एक स्टेप, इसको स्टेप्स में लेके चलते हैं, आपके लिए आसानी हो, वो मुश्किल नहीं, कोई लिटरेचर नहीं, कोई बहुत ना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता. नो योरसेल्फ, नो योर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट को देखें, उसके मुताबिक अपनी फील्ड ऑफ एजुकेशन चूज़ करें. अगर आप उस फील्ड ऑफ एजुकेशन में तकमील पे पहुंच जाते हैं, क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिस भी लेवल पे आप जाते हैं, आप उस अपनी उस इंटरेस्ट के मुताबिक फ़ील्ड के अंदर जब आप एक डिग्री या पीस ऑफ पेपर दैट इज़ एविडेंट ऑफ योर सक्सेस और योर बेसिक नो हो अबाउट दैट पर्टिकुलर फ़ील्ड आपको मिल जाता है किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप, ऑल्दो आपने उसके अंदर से पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा, तो ऑलरेडी आप एक इस चीज़ पे आ जाएँगे, आपको पता होगा कि आपने यू आर देयर टू सर्व समबडी, मतलब टू जॉइन अ फर्म, कि आप उसके अंदर एक सिस्टम, एक पुर्ज़ा बन के काम करें या आपने अपना सिस्टम बनाना है. बट आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट बिकम अ पार्ट ऑफ सम इंस्टीट्यूशन जो आपकी फ़ील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक काम कर रही है. बिल्कुल शुरू में ही आप जब अपना ही काम शुरू कर लेंगे, तो आप बहुत सारा एक्सपोज़र लूज़ कर देंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखें. दिस इज़ मोस्टली ऑफ द एफएससी. एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखें, उसके अंदर अपनी ग्रेजुएशन करें. अगर आप ग्रेजुएशन कर पाते हैं, तो भी ये पिछला स्टेप, अगर आप नहीं कर पाते, तो भी आप उस ही रिलेटेड कंपनी को, फ़र्म को, फैक्ट्री को, फ़ील्ड को जॉइन कर लें. अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, आप वीडियोग्राफ़ी में किसी मीडिया हाउस को जॉइन कर लें, मीडिया स्टडीज़ करके जॉइन कर लें तो भी ठीक है, उसके बगैर कर लें तो भी ठीक है, अपनी फ़ील्ड में जाएँ. और मैं मतलब डूइंग आफ्टर डूइंग सो मेनी डिग्रीज़, सो कॉल्ड डिग्रीज़, कि मैंने 2 मास्टर्स कर लिए, एमफ़िल कर लिया, अभी आई एम अ पीएचडी स्कॉलर. मैं आई वुड स्ट्रेस यू गाइस कि स्किल इज़ इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल फील्ड इज़ इम्पोर्टेंट. कोई एक प्रैक्टिकल फील्ड को पकड़ें. मतलब मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं आज भी मतलब दिस इज़ द, आई थिंक दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री. मैं इसके बावजूद आपको यही कहूँगा कि प्रेफर प्रैक्टिकल फील्ड फर्स्ट, चूज़ प्रैक्टिकल फील्ड फर्स्ट. आप उसके अंदर समहाउ उसकी मेंबरशिप ले लें, मतलब किसी कंपनी का हिस्सा बन जाएँ, उसको सीखना शुरू कर दें, उसको परखना शुरू कर दें, फिर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, ताकि आपके पास एक लाइन हो जाए. और वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, अगर आपके इंटरेस्ट से हट के होगी, आप सारी ज़िंदगी एक उसके अंदर एक वो अनऑब्वियस ही अपने आप को फ़ील करेंगे. फ़ील्ड चूज़ करें, उसके ऊपर अपनी परफ़ॉर्मेंस अपनी बनाएँ, देखें आप कर भी सकते हैं या नहीं कर रहे. मतलब मुझे अगर जो है वो शौक है पैराशूटिंग का, तो मैं मतलब वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल बियॉन्ड. फ़र्ज़ करें एक बच्चा गा ही नहीं सकता, तो वो कहे जी मैंने म्यूज़िक करना है, म्यूज़िक करना है, म्यूज़िक करना है, नहीं. कंपैटिबिलिटी विद द एनवायरनमेंट एंड विद द availability of the resources and potentials. Availability of the potential and resources, ये ज़हन में रखें. व्हाट इज पोटेंशियल? कि अगर आपकी आवाज़ ठीक है,
तो फिर आप गाना शुरू करें। मतलब ये फिर एक वेग सिचुएशन हो जाएगी, ये एक फ़िज़ूल एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि अच्छा आप म्यूज़िक पढ़ सकते हैं, आप ज़रूर करें, लेकिन आप गा नहीं सकते, इसको आप मान लें। अब आप इसके ऊपर अगर आप अपने ऊपर लेबल करेंगे, एक्सेप्शंस के ऊपर जाएँगे, जी वो देखें वो भी सही नहीं गा सकता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बन गया। मुझे ये लगता है कि वो इतनी ज़्यादा वो हाई मोटिवेशन के साथ करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस फेलियर के होंगे। आप म्यूज़िक का आपको शौक है, आप गा सकते हैं, आपकी आवाज़ ठीक है, रिकॉग्नाइज़ होता है, ज़रूर करें। नहीं पसंद, किसी को आ रही है आपकी आवाज़, आप ज़रूर म्यूज़िक पढ़ें, बट उसके अंदर और भी तो टीम होगी जो काम करती होगी। आप हो सकता है आप लिख अच्छा सकते हो, आप अच्छे लिरिक्स बना सकते हो, अच्छा म्यूज़िक कंपोज़ कर सकते हो, आपको पता हो, तो आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएँ। लेकिन इसको ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, आप इसको देखें, इसको परखें और आपके अंदर ही सारी डिक्शनरी है, आपको खुद ही सबसे ज़्यादा पता है। मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले आप जानेंगे तो फिर ना फ़र्ज़ करें आपने मेंटोर रखना है, तो आप मेंटोर उसको तो नहीं रखेंगे ना जो एक वो लकड़ी का काम करता है या लोहे का काम करता है। अगर आप म्यूज़िक वाले हैं तो फिर आप किसी म्यूज़िक वाले को रखेंगे, अगर आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप किसी लीडर को पकड़ेंगे जिसने प्रैक्टिकली प्रूव किया वो लीड करके। सो बहुत छोटा, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। आपके अपने अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको अपना ही पता है, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने सबसे बेस्ट जज हैं। बेसिक स्टेप्स हैं, प्रिंसिपल स्टेप्स हैं, लिखें, राइट डाउन द थिंग्स, कीप ऑन डिस्कसिंग देम विद द अदर, जो आपको लगता है कि इस काबिल हैं, आप उनसे डिस्कस करें। जो मतलब बिल्कुल जो राइट वे आपको डिस्करेज कर दे ज़ाहिर है, वहाँ पे तो फिर आप बात नहीं कर सकते। फाइंड दोज़ पीपल हू विल जो है आपको बैकअप करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अगर वो सारी एनालिसिस करके ये बता देंगे बच्चा आप नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सिंग, तो फिर आप उसको मान भी जाएँ। और अगर आप ज़िद बनाएँगे, देखें दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ अ वेरी फास्ट वर्ल्ड। किसी को कोई परवाह नहीं है आप गाते हैं, नहीं गाते। आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आप पीछे रह गए, हम नहीं। आपने ही कम्पीट करना, दुनिया ने आपके लिए नहीं रुकना। आपने कम्पीट करना है, उनके साथ मिलना है, उनके साथ चलना है, रेस लगानी है। आपकी जो आपकी रेस होती है, वो आपके अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने एज फेलोज़ के साथ और अपने रिलेटिव्स और सारी सराउंडिंग सोसाइटी में अपने उन सब के साथ होती है। आपने वो रेस लड़नी है, भागनी है और उससे आगे निकलना है। आप नहीं भागेंगे, पीछे रह जाएँगे, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। ज़िद्दी मत हों, अगर आपको लगता है कि एक चीज़ नहीं है, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखें, अगर वो ठीक नहीं हो रही, आप नहीं कर पा रहे, देयर इज़ नो हार्म इन इट, आप रीस्टार्ट करें, री-चूज़ करें और री-अडॉप्ट करें। तो मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अ पुअर विज़डम, तो आउट ऑफ दिस मैं यही